जरा आवाज नहीं
चलिए लगभग सब लोग आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। और सब लोग समय का थोड़ा ध्यान रखा करें, समय से आ जाया करें, वेट ना करना पड़े, नहीं तो शुरू करेंगे तो फिर आप लोग का नुकसान होगा। हम शुरू कर देंगे तो। और चलिए तो शुरू करते हैं। होप आप लोग को दिख रहा होगा सब। दिख रहा है? ओके, चलिए तो दिख रहा है तो अच्छी बात है। दिनेश सिंह आ रहे हैं, उनको ले लीजिए। विजिबल है सर, गुड। चलिए तो शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से। ये सुविचार आपके मध्य से एक विद्यार्थी ने हमको भेजा हुआ है। तो वैसे सुविचार रेडी हो चुका था, बन गया था, बट आया, मैंने अभी आकर के मैंने देखा तो मैंने कहा कि विचार आया हुआ है तो सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं। तो ये कंसीडर जो हुआ है, तो आपके मध्य से जालूदान चारण ने हमको भेजा सुबह सुबह कि सर आज का सुविचार ये है। और उन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं करी रखने के लिए, बट उन्होंने भेजा तो मुझे लगा उन्होंने डालने के लिए कहा हुआ है। तो थैंक यू जालूदान, आपने ये सुविचार भेजा हुआ। चलिए सुविचार पर शुरू करते हैं। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। मतलब हमारे पास आंखों में नींद बहुत है, थकावट बहुत है, थके हुए हैं बहुत। मतलब इतना काम कर करके, इतना पढ़ पढ़ करके थक गए हैं, अब ये लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लें, सो लें, आराम कर लें। आराम कर लें तो अब दूसरा शब्द आ रहा है कि यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। अगर हमने आराम किया, अगर हम रुक गए, अगर हम बैठ गए तो क्या होगा, हम सो जाएंगे और रास्ता जो है बहुत आगे निकल जाएगा। हम जो है वहां मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमको कुछ करना है तो हमको सोना नहीं, हमको सोना नहीं है, हमको कुछ करना है। ये समय हमको खोना नहीं है, हमको सोना नहीं है और हमको ये समय खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको टारगेट पर पहुंचना है। तो टारगेट पर अगर पहुंचना है, अगर हमको मंजिल प्राप्त करनी है, अगर हमको अपनी प्रतिभा, अपनी छाप अगर सामने देनी है, हमारे जाने के बाद हमारा गांव, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा परिवार हमारे नाम से जाना जाए, हमारे नाम से जाना जाए, अगर ये करना है, ये बताना है, तो बताने के लिए हमको सोना नहीं है। ये समय हमारे पास बहुत कम है, इसको खोना नहीं। तो ऐसे ही इस दिन की शुरुआत जो है, ऐसे ही एक आज मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन। थैंक यू जालूदान, आपने ये मैसेज जो हमको शेयर किया। चले तो चलते हैं आगे। आप लोग भी अपने मैसेज अगर हमें शेयर करेंगे तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ऐसे जो है, चले तो आगे चलते हैं। आज के दिन की शुरुआत जो है करते हैं, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। तो जो हमारा लेव आइगोस्की जी चल रहा है हमारा मुद्दा, तो लेव आइगोस्की का जो आगे का पार्ट है उस पर चलेंगे। हमने कल बहुत कुछ चर्चा कर दी हुई थी वाइगोस्की जी के बारे में। तो वाइगोस्की जी कौन है? वाइगोस्की जी जो है रूसी मनोवैज्ञानिक, वो जो है वो कम उम्र में ही, 37 वर्ष की ही उम्र में ही जो बेचारे वह स्वर्ग सिधार गए। उनकी बहुत सारे सिद्धांत जो अधूरे रह गए, और उन्होंने उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अहम काम किया। वह जो है सामाजिक
संरचनात्मक सामाजिक रचनावाद के रूप में भी जाने गए और उनको जो है बहुत जगहों पे उनको सम्मानित किया गया। उनको एपीए में भी उनको सम्मानित किया गया और उसके बाद उनको जो है इसी वजह से हमारे इनके जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत की वजह से हम जो है उनके सिद्धांत को अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर के आए हुए हैं, उसको मानते हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और वो बातें जो है वो तथ्यात्मक बातें थी। उन तथ्यात्मक बातों को जो हमने चर्चा कर लिया हुआ, उन तथ्यात्मक बातों को कुछ हमने चर्चा कर लिया हुआ था। हमने बात कर ली हुई थी, हमने बात करी हुई थी कल नॉलेज की, नॉलेज क्या होता है, फिर नॉलेज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब नॉलेज का निर्माण कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लिया हुआ था। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म कहाँ से आया, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के दो प्रकार, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को देने वाले जीन पियाजे जी और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को देने वाले लेव वाइगोस्की। तो हमने लेव वाइगोस्की जी को भी जाना कि लेव वाइगोस्की जी कौन है, लेव वाइगोस्की जी क्या बात करते हैं। तो उन्होंने जो मुद्दे जो बताए थे लास्ट में, मैंने जो आप लोगों के साथ में चर्चा करी हुई थी, तो वहां से चर्चा हमने करी हुई थी कि उन्होंने 3 मुद्दे जो है अहम दिए हुए थे। 3 मुद्दों में उन्होंने अहम क्या दिया हुआ था, उन्होंने बताया हुआ था कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज जो है वो दिया हुआ था। और उन्होंने कुछ तथ्य भी, उन्होंने बिंदु भी बताए हुए थे। तो बिंदु के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जो उनके उन्होंने पॉइंट बताए हुए थे, जो बिंदु बताए हुए थे, जो तथ्य बताए हुए थे, उन सभी का हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो यहां से हम चर्चा करेंगे। इसको हम यूट्यूब के पे जो है वो शेयर कर देते हैं ताकि यूट्यूब की लाइव होने लगे। चलिए, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप ऑन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे ऑन कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं आज का दिन। कर दिया। तो जो है हम शुरू कर रहे थे वाइगोस्की जी का दूसरा पार्ट। वाइगोस्की जी का दूसरा पार्ट में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। जो कल बातें हो गई थी नॉलेज के बारे में, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, दो प्रकार में, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जीन पियाजे जी ने और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो लेव वाइगोस्की जी ने दिया। तो लेव वाइगोस्की जी के बारे में हमने विस्तार में भी चर्चा करी हुई थी। लेव वाइगोस्की जी का जो जन्म था वह, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया हुआ था। और उनका जो वह रूसी मनोवैज्ञानिक है और उनको वो जो है उनकी थ्योरी बहुत फेमस हुई। वो 1896 में पैदा हुए और 1934 में मर गए बेचारे, 37 वर्ष की उम्र में ही। वह टीवी टीवी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बेचारे मर गए। उस टाइम में बहुत सारा वहां पे आया हुआ था, उनके 2 भाई मर गए, फिर उसके बाद वो मर गए। तो ऐसे उनके ये इन सब की वजह से उनका बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग रह गया, बहुत सारा काम उनका छूट गया, रह गया। बट फिर भी वो जो काम जिसमें से निकला, उस काम में से भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने हम लोगों को बताई और वह हमारे काम के योग्य थी। तो चलिए, हम ऐसे ही बात करेंगे आज जीन पियाजे जी को, इनको लेव वाइगोस्की जी को। तो लेव वाइगोस्की जी की चर्चा करते हैं आज हम। लेव वाइगोस्की जी की चर्चा करते हैं। हाँ, बात करते हैं लेव वाइगोस्की की। लेव वाइगोस्की के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था, बताया हुआ था लेव वाइगोस्की जी कौन है। तो लेव वाइगोस्की जी, इनका नाम क्या है, लेव
सिमनोविच, लेव सिमनोविच वाइगोस्की। लेव सिमनोविच वाइगोस्की, इनका जन्म 1896 से 1934, बेचारे 37 वर्ष की उम्र में ही, 37 वर्ष की उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में ही बेचारे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? तो मृत्यु जो है इनकी ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं टीबी, जो कहते हैं टीबी क्षय रोग, इसकी वजह से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी जो पुस्तक जिसमें बहुत वर्णन किया गया था ये इनके कैसे बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग का, जेडपीडी का जो जिसमें वर्णन किया गया था, वह पुस्तक का नाम था माइंड इन सोसाइटी। पुस्तक का नाम था माइंड इन सोसाइटी। माइंड इन सोसाइटी जो बनी, तो जो उन्होंने लिखी तो थी, बट उसमें से इसको पब्लिश करने का काम कब हुआ? इसको पब्लिश करने का काम 1978 में हुआ। 1978 में बन तो गई थी, बट वह अधूरी थी, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई करके उसको और बना करके पब्लिश कराया गया। कब? 1978 में पब्लिश कराया गया। अब इनके सिद्धांत को कुछ नामों से जाना जाता है। जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो इनका सिद्धांत है, लेव सिमनोविच वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत है सामाजिक इन्होंने जो सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का, मतलब सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, या तो क्या, चलिए ये भी रहने देते हैं। तो इन्होंने जो नाम दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, इसको इसके और भी कई नाम है, तो और क्या नाम है? तो इनका जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। उस सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? सिद्धांत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो उनके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अलग अलग नामों से जाता है। यही सिद्धांत है जो लेव वाइगोस्की जी का सिद्धांत है, उसके कई सारे नामों से यह प्रचलित है। तो कई सारे नामों से प्रचलित, आइए नामों को जान लेते हैं, कौन कौन से नाम से प्रचलित है यह सिद्धांत, उन नामों से जान लेते हैं। तो नाम है पहला जो नाम है, उस पहले नाम को कहते हैं क्या? पहले नाम को कहते हैं अधिगम का सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर ये जो है सामाजिक रचनावाद के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक रचनावाद के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक रचनावाद के बाद और ये किससे नाम से जाने जाते हैं? यह जो है वह संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। इनका सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास में इनका योगदान, उसके नाम से भी यह जाना जाता है इनका सिद्धांत। और इनका जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तथा इनका जो सिद्धांत है वो भाषा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भाषा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? और भी नामों से जाना जाता है। और नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत मतलब जो मेन है। सामाजिक सांस्कृतिक जो मेन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यही इनका ओरिजिनल नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये ओरिजिनल नाम है। सामाजिक सांस्कृतिक नाम सोशल कल्चरल थियरी इनका ओरिजिनल नाम है। और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सामाजिक रचनावाद के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम जाना जाता है, भाषा सिद्धांत के नाम जाना जाता है। और एक और नाम से जाना जाता है। और क्या नाम जाना जाता है? तो जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, केंद्रीय समीपता का सिद्धांत। तो इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत के नाम से भी इसको
जाना जाता है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रकार के नाम से इनके सिद्धांत को अलग अलग प्रकारों के नाम से जाने जाते हैं। तो कैसे नाम जाने जाते हैं, इसको कहा जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नियम। ये मैंने कल चर्चा करी हुई थी। क्यों कि यह मानते हैं, यह जीन पियाजे जी को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। यह मानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते, बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे होता है, बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे हो। बच्चे संज्ञान का विकास स्वतः तो करते हैं, वह साथ में थे उनके, बच्चे स्वतः निर्माण करते हैं, विकास तो करते हैं, बट साथ साथ में कैसे करते हैं, वह संस्कृति में रह करके, वह समाज के साथ में रह करके अपना विकास करते हैं, संस्कृति में रह करके समाज के साथ में करते हैं। यह कहते हैं कि बच्चे का विकास तो बाद में स्टार्ट होता है। ये इनका मानना था कि बच्चे का विकास बाद में स्टार्ट होता है, पहले लर्निंग हो जाती है। जबकि पियाजे जी कहते थे कि पहले विकास होता है, बाद में लर्निंग होती है। पहले विकास होने लगता है, फिर लर्निंग जो है उसके बाद विकास के आधार पर लर्निंग होती है। जबकि यह मानते हैं कि संस्कृति तो पहले से वर्तमान में है, एग्जिस्ट करती है। संस्कृति पहले से वर्तमान में एग्जिस्ट करती है। बच्चा वहीं से जब वातावरण में आता है तो वहीं सारी बातें लेने लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से संस्कृति तो विद्यमान रहती है। संस्कृति पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई, समाज जो है बनाया हुआ, उसमें आकर के बच्चा आता है तो पहले से विद्यमान है, उसी में बच्चा आकर के सीखता है। तो उनका मानना था कि सबसे पहले बच्चा जो है लर्निंग करता है, सबसे पहले बच्चा समाज के हिसाब से लर्निंग करता है, फिर उसका विकास होता है। विकास उसके बाद होता है, लर्निंग के आधार पर फिर विकास होता है। ये लर्निंग को पहले मानते हैं, विकास को बाद में मानते हैं। जबकि जो पियाजे जी हैं वो पहले विकास को ज्यादा मानते हैं, पहले मानते हैं लर्निंग को ज्यादा मानते हैं। जबकि बात क्या है, जो ओरिजिनल एम है, ये दोनों सही नहीं है। जो ओरिजिनल है वो क्या है, जो दोनों साथ साथ में चलते हैं, जो विकास है और जो लर्निंग है, मतलब जो सीखना है और जो विकास, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, पैरेलल साथ साथ में चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ऐसे जो है इन लोगों ने, दोनों के मत अलग अलग थे, तो दोनों सबके अपने अपने विचार है, सब अपने अपने विचार को रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो उनका सिद्धांत था समाज का और संस्कृति का, तो उसके हिसाब से इनका नाम पड़ा जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब यह चूंकि संज्ञान है, तो संज्ञान क्या है, संज्ञान लर्निंग को वृद्धि करती है, लर्निंग का वृद्धि करती है। तो इसलिए इन्होंने लर्निंग, इनका नाम लर्निंग सिद्धांत के मतलब अधिगम सिद्धांत का नाम भी पढ़ा। कुछ लोग इसको अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत। वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत कहां से आएगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, कहां से इसको अधिगम सिद्धांत का नाम दिया गया, अधिगम सिद्धांत का नाम कहां से दिया गया, क्यों दिया गया, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब वही सामाजिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद का मतलब क्या, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम कहां से आया, क्योंकि यह इसके फादर माने जाते हैं, यह फादर माने जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म को ये मानते हैं कि बच्चा खुद से रचना करके रचना कहां करेगा, तो समाज के साथ में, समाज के साथ में रह करके, समाज के साथ में आएगा, वहां से रह करके बच्चा अपना रचना करता है, अपने संज्ञान का रचना करता है। इसलिए उन्होंने नाम दिया क्या, सामाजिक रचनावाद। इसलिए उन्होंने नाम दिया सामाजिक रचनावाद। वहीं बच्चा क्या करता है, समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में, समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में वह अपने संज्ञान का विकास करता है। तो संज्ञान का विकास करता है, तो इसलिए इसका नाम वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ा। वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ा। वो कहते हैं कि बच्चे जो है समाज में आकर अपना जो है विकास करते हैं, तो इसलिए संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ा। वही सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, समाज में रह करके, दूसरा नाम पढ़ा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो समाज में रह करके बच्चा अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, समाज में रहकर के बच्चा अपने संज्ञान का विकास कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो इसलिए ये अलग अलग नाम है सब एक ही चीज, इसका नाम जिस रूप में इसको मतलब एक्सप्लेन किया गया, उसी रूप में इसका नाम दे दिया गया। वहीं भाषा सिद्धांत, यह कहते हैं कि बच्चे किस संस्कृति में रहकर के, समाज में रहकर के, संस्कृति में रहकर के और समाज में रहकर के बच्चे अपना भाषा का विकास करते हैं। और यह जो है भाषा विकास करते हैं, ये साथ साथ में जो है ये भी मानते हैं कि बच्चे के अंदर में वो जो भाषा सीखने की क्षमता है, भाषा सीखने का जो डिवाइस है, वह विद्यमान होती है, उसी आधार पर बच्चे सीखते हैं। और ये सारे भाषाएं आती कहां से, भाषाएं जो है, हालांकि इसको इनेट मानते हैं, जो है वो अपने क्या नाम है, इनेट भाषा के सिद्धांत को इनेट मानने वाले हैं। क्या उनका नाम जरा आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो वो हाँ, चोम्स्की जी जो है, चोम्स्की जी इसको इनेट मानते हैं। चोम्स्की जी एलईडी का नाम देते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चोम्स्की जी इनेट मानते हैं, जबकि ये कहते हैं कि बच्चे संस्कृति से, भाषा पहले से विद्यमान है, बच्चा क्या है, वह उसी के हिसाब से सीखता है, वहां से कॉपी करके भाषा के साथ में इंटरेक्शन, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके भाषा सीखता है। तो ये भाषा को मानते हैं, भाषा सीखता है कहां से बच्चा, तो संस्कृति से रह करके, संस्कृति में जो भाषा विद्यमान है उसी को कॉपी करता है और उसी से सीखता है। तो ऐसे ये जो है इसको भाषा सिद्धांत का नाम भी दिया गया। भाषा सिद्धांत का नाम ये है, बच्चे यहाँ से भाषा सीखते हैं। तो भाषा में भी इनको पढ़ेंगे कि भाषा कैसे विकास होता है, इनको भी हम पढ़ेंगे। फिर जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम विस्तार में पढ़ेंगे कि बच्चे का जो समीपस्थ विकास है, वह कैसे होता है।
बच्चे का एक केंद्र, जोन मतलब क्या, केंद्र, उस केंद्र में बच्चा कहाँ केंद्र पे है कि वहां से बच्चा लर्निंग करेगा, तो वह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चा यहाँ से अपना विकास करता है, यहाँ यहाँ एक्चुअली में ये यहाँ पे है और यहीं से इसको सपोर्ट करना है, यहाँ पे है, इसको यहाँ से सपोर्ट करना है, तो इसको हम विकास करेंगे। तो ऐसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसका समीपस्थ विकास कहाँ है, कहाँ पे बच्चा अभी अटका हुआ है और फिर वहां से विकास करना है, तो ये भी वो एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए जेडपीडी भी नाम इनका दिया गया है। जेडपीडी के नाम से भी ये प्रचलित है और जेडपीडी से ही प्रश्न सीटेट में, रीट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में, हर जगह पे जो शिक्षक से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उनमें इनके वाइगोस्की की जेडपीडी से ही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो जेडपीडी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम जेडपीडी को बहुत अच्छी तरह से क्लियरली उसको समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये जेडपीडी होता क्या है, जेडपीडी क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, और जो है बच्चा अपने भाषा का विकास कैसे करता है, संस्कृति में कैसे आता है, ये सब की चर्चा जो है हम वहां पे करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये सिद्धांतों के बारे में मैंने आपके सामने कहा कि इसके अलग अलग सिद्धांत है, ये इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया कि 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1934 में ये बेचारे मर गए 34 वर्ष की उम्र में ही, और यह इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। और इनकी जो है जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु उसका कारण क्या था, तो मृत्यु का कारण था ट्यूबरकुलोसिस, जो है ये क्षय रोगों की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो पुस्तक माइंड इन सोसाइटी 1978 में, उसी में जो है इन सभी का जिक्र किया हुआ था कि यह बच्चा कैसे सीखता है और सीखने में कल्चर कैसे भूमिका निभाता है, इसके फोल्डिंग कैसे भूमिका निभाती है, जेडपीडी कैसे भूमिका निभाती है, इन सब का जिक्र जो है माइंड इन सोसाइटी में किया हुआ। चलिए तो आगे चलते हैं। लेवाइगोस्की जी का जो है हमने चर्चा कर लिया हुआ था, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, यहां तक हो गया तो चलिए। अब वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, वाइगोस्की जी मानते हैं, वाइगोस्की जी का मानना है कि बालक सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही अपना भाषा या विचार का विकास करता है। कैसे? सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। ये वाइगोस्की जी का मानना है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके, कैसे? तो सामाजिक अंतःक्रिया करके सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा का विकास करता है, भाषा एवं विचार का विकास करता है। इन सब की चर्चा हम अभी आप पहले ब्रीफ में समझ लीजिए, फिर हम इन सब की चर्चा जो है विस्तार में करेंगे आगे जाकर के, आगे के लेक्चर में, कैसे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा भाषा का विकास कैसे करता है। तो बच्चा जैसे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बच्चा जैसे आता है, बच्चा जैसे समाज में आता है, पैदा होता है, तो पैदा होते ही समाज में कुछ चीजें विद्यमान होती है, तो उन विद्यमान को बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है, रिसेप्शन करता है। कल मैंने बताया हुआ था कि बच्चा के पहले क्या करता है, रिसेप्शन करता है, तो रिसेप्शन करके बच्चा सारी बातों को ग्रहण करता है, इंटरेक्शन करता है, फिर वहां से उसका जो है वो निर्माण कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो निर्माण कंस्ट्रक्शन करता है। तो वैसे ही बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले सारी बातों को रिसेप्शन करेगा, सारी बातों को ग्रहण करेगा। ग्रहण कहां से करेगा, वो समाज में विद्यमान है, वो संस्कृति के द्वारा, उस संस्कृति में वो सारी भाषाएं बनाई गई हैं। बच्चा जहां पैदा हुआ, जिस फैमिली में है, जिस घर में है, वहां पहले से भाषाएं विद्यमान है। वो भाषाएं चाहे हिंदी के रूप में हो सकती है, अंग्रेजी के रूप में हो सकती है, तमिल के रूप में, तेलुगु के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, उसके भी बारे में मैंने कल चर्चा करी हुई थी। तो उसमें विद्यमान है, तो उसी विद्यमान के आधार पे बच्चा अपना विचार और अपना भाषा का निर्माण करता है। तो निर्माण कैसे करता है, और जैसे बच्चा पैदा हुआ, जैसे जैसे बढ़ता जाता है लोगों के साथ में, उसका जैसे जैसे लोगों के साथ में दायरा जैसे बढ़ते जाता है, वैसे उसका भाषा का भी दायरा और विचार का भी दायरा बढ़ते जाता है। तो बढ़ने में इसमें जो सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है, वो अहम भूमिका कौन निभाता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन बच्चा जितना करता है, उतना ही वह उनकी बातों को सब क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, तो फिर बच्चा उस हिसाब से सीखता है। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे के, जो बालक है, उसके बालक के सीखने को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाता। यानी बच्चे को अगर सीखना है, लोग कहते हैं कि घर में बैठा करके सिखा लो, विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल देखिए कोरोना के पीरियड में बच्चे घर बैठे हैं, तो क्या उतना सीख पा रहे हैं? नहीं सीख पा रहे हैं। उनका बहुत नुकसान हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको ना तो वो फोन यूज कर सकते हैं, ना तो वो कहीं लोगों के साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, अपनी कॉलोनी में जो है नहीं जा सकते हैं। लोगों मतलब उनके माता पिता ने, परिवार ने उनको घर में बंद कर रखा है, बिल्कुल, कि जो है बच्चों को यह इस प्रकार का जो ये कोरोना का वायरस है या जो चेप है, बच्चे को ना लग जाए। तो लगने की वजह से बच्चे घर में है,
घर में होने की वजह से बच्चा क्या है, बिल्कुल संकुचित हो गया है। संकुचित हो गया है तो बच्चे का जो है भाषा का विकास नहीं हो रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, बच्चा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। जब इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है तो बच्चे का सब कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर बच्चे को विकास करना है तो घर में रह करके नहीं कर सकते, उसे ओपन करना पड़ेगा, उसको विद्यालय भेजना पड़ेगा, उसको सोसाइटी में अपने भेजना पड़ेगा, उसके जो पड़ोसी वहां पे भेजना पड़ेगा। जब वहां भेजेंगे तब जो है बच्चे का भाषा विकास होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संदर्भ से बच्चे को अलग नहीं किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में यह कहते हैं, वाइगोस्की जी कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। जब हम अलग कर देंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चे का भाषा और विचार वह विकसित नहीं होगा, बच्चे का भाषा और विचार जो है विकसित नहीं होगा। इसलिए हमें अगर बच्चे को सिखाना है, अगर बच्चे का संज्ञान का विकास कराना है, बच्चे का भाषा का विकास कराना है, बच्चे का विचार का विकास कराना है तो बच्चे को क्या है, बच्चे को समाज में रखना पड़ेगा, बच्चे को संस्कृति में रखना पड़ेगा। जब हम समाज में रखेंगे, संस्कृति में रखेंगे, तब बच्चे का क्या होगा, बच्चे का संज्ञान का विकास होगा, बच्चे का भाषा का विकास होगा, बच्चे का विचार का विकास होगा। इसलिए बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संदर्भ से नहीं किया जाता, ये मानते हैं। उन्होंने और महत्व दिया कि बच्चों को, उन्होंने खेलों का भी महत्व दिया, बच्चों को खेलने में ज्यादा प्रेरित कराएं। बच्चे जो है खेल, तभी जाकर के अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे। खेल क्या है, खेल एक सामाजिक प्रक्रिया है। खेल क्या है, एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे खेल में अकेले नहीं खेलते हैं, खेल में कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे लोग, 1 2 3 4 लोग मिलते हैं। तो जब 3 4 लोग मिलते हैं तो वहां पे खेल होता है। खेल चाहे कोई भी खेल हो, चाहे इंडोर गेम हो, चाहे आउटडोर गेम हो, इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, गेम जो खेल है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो सामूहिक में उसमें कई सारे लोग मिलकर के खेलते हैं। तो कई सारे लोग जब मिलकर खेलते हैं तो बच्चे को वहां पे कई सारा विकास होता है। यानी जो पियाजे, जो ये वाइगोस्की जी ने जो है वह खेलों पर महत्व दिया। इन्होंने किस पर महत्व दिया, तो खेलों पर महत्व दिया। खेलों पर महत्व दिया कि बच्चे खेल के माध्यम से जो संस्कृति में जाकर के, समाज में जाकर के खेल के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं। तो खेलों पर महत्व दिया। अब खेलों पर महत्व दिया इन्होंने बताया कि खेलों के माध्यम से बच्चे विकास क्या करते हैं। तो खेलों के माध्यम से क्या विकास करते हैं, तो खेलों के माध्यम से विकास करने पर उन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। खेलों के माध्यम से क्या विकास होता है, खेलों के माध्यम से क्या विकास होता है, तो खेलों के माध्यम से विकास होता है क्या, तो यहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चा जितना खेल में रहेगा वहां पे खेल की सारी वस्तुएं, चाहे हम जो है वहां पे हम चाहे कैरम खेलें, चाहे हम जो है लूडो खेलें, चाहे सांप सीढ़ी खेलें, चाहे, ये तो इंडोर की गेम की बात हो गई। हम अगर आउटडोर में जाकर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का बॉल क्या है, तो बैट के बारे में, बॉल के बारे में, स्टैम्प के बारे में, फिर उसके बाद बॉलिंग करने के बारे में, कैच करने के बारे में, पकड़ने के बारे में, दौड़ने के बारे में, कितनी सारी बातें बच्चा जो है वहां पे अपने को रिसेप्शन करता है, वहां पे सबके साथ में मिलकर के रिसेप्शन करता है, एक्सप्रेशन करता है, सारी भावनाएं बच्चे का होता है वहां पे। तो वहां से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। बच्चे का जो है एक्सप्लोरेशन वहां पे बच्चा बढ़ता है, ज्यादा एक्सप्लोर करता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है, तो बच्चे का संज्ञान का भी विकास होता है। बच्चा संज्ञान का विकास करता है अलग अलग रूपों में, कि इस तरह से फेंकेंगे, इस बार अगर मैं इस तरह से फेंकूंगा तो वो आउट होगा, अगर मैं इस तरह से कैच पकड़ूंगा तो मैं पकड़ सकता हूं, अगर मैं इस तरह से दौड़ूंगा तो कैच मैं पकड़ सकता हूं या बॉल को पकड़ सकता हूं। तो अलग अलग प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चे का संज्ञान का भी विकास होता है। तो संज्ञान का विकास करता है, साथ साथ में बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। कहां से, खेलों के माध्यम से संज्ञानात्मक का विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है। बच्चे का भावनात्मक विकास होता है। अब भावनात्मक विकास कैसे होता है, तो बच्चा क्या है, वहां पे जितने भी, मान लीजिए क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में 11 बच्चे हैं क्रिकेट में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मतलब मैं तीसरी चौथी वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 11 बच्चों का गेम है। यहाँ पे हम बात कर लें, खो खो की बात कर लें, कबड्डी की बात कर लें, या हम दौड़ की बात कर लें, किसी भी गेम की बात कर लीजिए, उन गेमों में बच्चा क्या है, जो अपनी टीम है, टीम के प्रति एक सहिष्णुता का भावना, टीम के प्रति एक जो है एक टीम बिल्डिंग की भावना, एक पीयर का भावना, सबके साथ में मिलकर के चलने की भावना, अपनी बारी का इंतजार करने की भावना, जब हमारा नंबर है उसका भावना, लोगों को रिस्पेक्ट करने की भावना, ये सब भावनात्मक जो है, भावनात्मक विकास भी बच्चे का यहाँ पे होता है। कैसे, तो यह खेलों के माध्यम से भावनात्मक विकास होता है, खेलों के माध्यम से ही संज्ञानात्मक विकास होता है। और ऐसे ही बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। बच्चा जितना खेल में आएगा, पहले बच्चा शाई रहता है, पहले बच्चा एकाकी रहता है,
पहले बच्चा एकाकी रहता है, अब बच्चा जैसे ही खेलों के माध्यम से आ गया तो वह जो है वह ग्रुप में आ गया और बच्चा जो है वो उसका एकाकीपन दूर हो गया, जो उसका लोनलीनेस था वो बच्चे का दूर हो गया। बच्चे को जैसे ही खेल में डाला तो बच्चा जो है सभी बच्चों के साथ में घुलने मिलने लगा। उसका दायरा पहले इतना था वो दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा तो दायरा बढ़ करके बच्चे का बढ़ गया। तो ऐसे ही बच्चा जो है ये खेलों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास कर सकता है। तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया। किसने? वाइगोस्की ने बताया कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा का विकास, विचार का विकास कर सकता है। बच्चा को समाज के से अलग नहीं किया जा सकता है, बच्चे को समाज से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम समाज से अलग कर देंगे तो संज्ञान का विकास नहीं होगा। उन्होंने खेलों पर भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से ही बच्चा जो है वो अपने संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और जो है वह सामाजिक विकास कर सकता है। तो यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बताया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। पॉइंट्स के बारे में मैंने कुछ चर्चा कर दी हुई थी और अब जो है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल सारे याद रखे रहिएगा ताकि आपको जो है उसको कनेक्ट करने में जब भी प्रश्न आए तो उन प्रश्नों के साथ में आप जोड़ सके उसको। चलिए, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। कहा कि बच्चे आंतरिकरण के माध्यम से संज्ञान का विकास करते हैं। आंतरिकरण, इंटरनलाइजेशन के माध्यम से बच्चा क्या करता है? किसी आंतरिकरण के माध्यम से बच्चा जो है वो क्या करता है? सीखता है। बच्चा सीखता, अपने संज्ञान का विकास करता है। आंतरिकरण के माध्यम से बच्चा अपने संज्ञान का विकास करता है, बच्चा अपने भावना का विकास करता है और बच्चा अपने जो है समाज का विकास करता है। बच्चा अपने संज्ञान का विकास, भावना का विकास, जो मैंने अभी यहाँ बताया था, संज्ञान का विकास, भावना का विकास और जो है वह समाज का विकास बच्चा करता है। कैसे करता है? भाषा का भी विकास कैसे करता है? तो उसके लिए उन्होंने 3 मुद्दे बताए थे। 3 मुद्दे, उन 3 मुद्दों को जो है बच्चा जब आपस में इंटरेक्शन करता है 3 मुद्दों से, वो 3 मुद्दे क्या होते हैं? तो पहला मुद्दा तो जो होता है वो पहला मुद्दा होता है भाषा। चलिए हम पहले ले लेते हैं सामाजिक। यहाँ सबसे पहला मुद्दा है वो सामाजिक या समाज, जो मैंने कल बताया हुआ था। सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया को मतलब कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। और दूसरी बात जो थी उन्होंने कहा था संस्कृति बताई थी। यानी एक है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरी है संस्कृति और तीसरा है भाषा। इन तीनों के साथ में बच्चा क्या करता है? अपना इन्हीं तीनों से इंटरेक्शन करके बच्चा अपना विकास करता है। कैसे विकास करता है? चलिए समझ लेते हैं कैसे करता है। हालांकि इस पे कल चर्चा हो गई थी, वापस में चर्चा कर देता हूं कैसे। अब यहाँ पे बच्चा जितना समाज के साथ में अंतःक्रिया करेगा, समाज की अंतःक्रिया करने से बच्चा क्या करेगा? वहां से समाज के साथ में बातें करेगा, रहेगा। जैसे जैसे उनके साथ में जुड़ेगा वैसे वैसे उनकी बातों को क्या करेगा? अपने अंदर ढालेगा। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ था आपको, रोल प्ले की भावना बताई थी। रोल प्ले बच्चा कैसे करता है? अगर किसी का रोल प्ले करना है, रोल प्ले का एग्जांपल क्या हो सकता है? बच्चा रोल प्ले कैसे करेगा? रोल प्ले कैसे करता है? या किसी की मिमिक्री करना है तो बच्चा कैसे करता है? तो यह रोल प्ले करना बच्चा क्या करता है? उस सामने वाले व्यक्ति का, चाहे यहाँ रोल प्ले माँ का करना है, या यहाँ पे रोल प्ले शिक्षक का करना है, या शिक्षिका का करना है, किसी भी शिक्षक का, माँ का करना है, शिक्षक का करना है, किसी का, जो बच्चे को रोल प्ले करना है। तो रोल प्ले बच्चा क्या करता है? ये पहले माँ के सानिध्य में रहता है। बच्चा ये माँ के सानिध्य में रहता है। माँ की सारी बातें क्या करता है? वो अपने अंदर भर लेता है। माँ की सारी बातें, माँ का जितने भी सारी बातें उसको इंटरलाइज कर लेता है, सारी बातें अपने अंदर भर लेता है। माँ कैसे रहती है, माँ कैसे उठती है, माँ कैसे बैठती है, माँ कैसे बोलती है, माँ कैसे चलती है, माँ कैसे हमको दुलार करती है, हमको कैसे प्यार करती है, हमको कैसे खाना देती है, हमको कैसे खिलाती है, हमको कैसे मारती है, हमको कैसे डांटती है, कैसे वो हंसती है।
ये सारी बातें बच्चा क्या है, बच्चा उसको इंटरलाइज कर लेता है, सारी बातें इंटरलाइज कर लेता है, सारा बात अंदर भर लेता है। और फिर जब बात आती है रोल प्ले करने की, तो सारी बातें वैसे ही हूबहू सेम हूबहू क्या करता है जो बच्चा, वो माँ की नकल करके, जो माँ की नकल है वो सारी की सारी उतारता है, वो बताता है, एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका जो मीनिंग निकलेगा, वो मीनिंग क्या निकलेगा कि बच्चे ने पूरा का पूरा अंतः क्रिया कर लिया, पूरा का पूरा इंटरनलाइजेशन कर लिया है। इंटरनलाइजेशन कर लिया, वह इंटरनलाइजेशन आया कहां से, तो सामाजिक अंतः क्रिया का परिणाम था, वह सामाजिक अंतः क्रिया का परिणाम था, जिस वजह से बच्चे ने क्या किया, वह वहां पे कर लिया। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं, अभी मैं शिक्षा का दोबारा लेता हूं और दूसरी बार लूंगा, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए बच्चा जो है एक बार गया कहीं किसी समूह में, किसी शादी विवाह में गया, या हम शादी विवाह भी छोड़ देते हैं, एक बर्थडे ले लेते हैं। बर्थडे पार्टी में, किसी की बर्थडे पार्टी में गया, तो बर्थडे पार्टी में गया तो वहां देखा कि वहां पे जो है टेबल पे केक रखा हुआ है, तो केक को जो है, उस केक को, जिसका बर्थडे है वह केक को काटता है, वहां पे कैंडल लगी होती है, कैंडल को फूकता है, फूक करके जो ताली बजाते हैं। तो ये सारी बातें जो वहां पे जितनी भी घटनाएं हुई थी, आधे घंटे में, एक घंटे में जितनी भी घटनाएं हुई थी, उन सारी घटनाओं को बच्चा क्या करता है, देखता है। बच्चा सारी घटनाओं को देखता है कि क्या क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, सारी बातों को उसने क्या कर लिया, अपने अंदर भर लिया। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उसके घर में किसी का बर्थडे हुआ, तो सेम वैसी ही एक्टिविटी बच्चा करने लगा कि वहां पे ताली बजाना, वहां पे जो है वो कैंडल को फूकना, वो सारी बातें सारी चीज जो है वैसे ही करने लगा। इसका मतलब क्या कि वहां की सीखी हुई बात को, उस सामाजिक अंतः क्रिया को बच्चे ने क्या कर लिया था, इंटरनलाइज कर लिया था, सारी बातें अपने अंदर में भर लिया हुआ, सारी बातें अपने अंदर भर लिया हुआ था। तो उसी हिसाब से वो जो है एक्ट रिएक्ट कर रहा था, यानी उसका संज्ञान के विकास में, उसका संज्ञान का विकास हो गया था। वो संज्ञान का विकास हुआ कैसे, वो संज्ञान का विकास हुआ सामाजिक अंतः क्रिया से। समाज के साथ में जितना जुड़ा, उसके साथ में जितना वो बातचीत करी, जितना वो शेयर किया, आदान प्रदान किया, उतना ही बच्चे का जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ा। तो वैसे ही शिक्षक की बातें लेते हैं। शिक्षक भी जब बच्चा विद्यालय में जाता है, तो वहां बच्चे के साथ में, और शिक्षक के साथ में बच्चा रहता है, शिक्षक के साथ में बातें करता रहता है, शिक्षक कैसे लिखती है, कैसे बोलती है, कैसे डांटती है, कैसे बुलाती है, कैसे क्या करती है, वो सारी बातें वो कई दिनों तक रोज तक देख करके बच्चा उसको भर लेता है, अपने मन में भर लेता है, और फिर उसी को उसी हिसाब से एक्ट रिएक्ट करता है। तो एक जो है यह सामाजिक अंतः क्रिया के साथ में इंटरनलाइजेशन होता है, और बच्चा जो अपने संज्ञान का विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास करता है। वही संस्कृति में रह करके बच्चा, उस संस्कृति में रह करके, जिस भी संस्कृति में रह रहा है, मैंने कल बताया था डेफ का कल्चर बताया था। वैसे हर प्रकार के हर समुदाय का अपना अपना कल्चर होता है, हर परिवार अपनी उसी कल्चर के हिसाब से जीता है। और वह कल्चर देता कौन है, वह कल्चर बनाता कौन है, वह कल्चर एक दिन में नहीं बनता, वह कल्चर पुराने बहुत समय से मतलब कई सारे पूर्वजों के जरिए वो बना हुआ होता है। तो पूर्वजों के जरिए उसकी मम्मी पापा, उसके दादा दादी, उसके घर के लोग उसको मानते हैं कि चलो भगवान के सामने ऐसे पूजा करनी है, अगरबत्ती करनी है, भगवान के सामने यहाँ जाना है। और कुछ लोग घर में जो है पूजा करते हैं, साथ साथ में जो है वो घंटी बजाते रहते हैं, मतलब वो पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग दीप जलाते हैं, कुछ लोग जो है भगवान के सामने मत्था टेकते हैं। ऐसे सबके अलग अलग अपने अलग जो है तरीके हैं, उस अपने अलग अलग तरीके से लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग साथ में प्रसादी देते हैं, अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो ऐसे बच्चा जिस भी समुदाय में, जिस भी जगह पे रहता है, उस जगह की संस्कृति को, वहां के रहन सहन को, खान पान को, भाषा को, सब चीजों को उस संस्कृति के अनुसार सभी को क्या करता है, अपने अंदर इंटरलाइज कर लेता है, सारी बातों को अपने अंदर इंटरलाइज कर लेता है, भर लेता है, और उसी हिसाब से वह एक्ट और रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से अपने संज्ञान का विकास करता है। अब जैसे जब अब यहाँ पे मान लीजिए कि बच्चा एक हिंदू परिवार में है या एक मुस्लिम परिवार में, तो हिंदू परिवार में आया बच्चा, तो मम्मी पापा उसके जो है वहां पे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, और जो मंत्रों का मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो बच्चा वहां सुन करके उनका कॉपी करके और वहां पे सब मंत्रोच्चार कर रहा है। पहले दिन में नहीं आएगा, दूसरे दिन में नहीं आएगा, तीसरे दिन में आएगा, बच्चा जो है धीरे धीरे उसको इंटरलाइज कर लेगा, भर लेगा अपने अंदर, भर लेगा। अभी इसको किसी ने सिखाया नहीं है कि मंत्र का मतलब ये होता है, मंत्र का मतलब ये होता है, मंत्र का मतलब ये होता है, उसको भी बताया नहीं किसी ने, वो सारा कुछ इंटरलाइज कर लिया और उसी हिसाब से बोल रहा है। यहाँ गलत भी होगा और सही भी होगा, उसका जो उच्चारण वह गलत भी होगा और वह सही भी होगा। गलत सही तो आपको भी आता होगा, मतलब आप है, हम भी अगर मंत्रों का उच्चारण करें और हमने खाली मंत्रों को सुना हुआ है और हमने मंत्रों का एकदम बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं समझा हुआ, तो हम भी गलत करेंगे। हम भी जो है उसका जब हम उच्चारण करेंगे तो गलत कर सकते हैं। तो गलत में अब बच्चा ये बिल्कुल छोटा, उसको भी कितना पता है, उसने क्या किया, सारी बातें इंटरलाइज कर ली हुई है।
इंटरलाइज करने की वजह से वह जो है उसको सीखा हुआ है। तो ऐसे संस्कृति में रह करके संस्कृति की बातों को, संस्कृति में रह करके संस्कृति की बातों को, संस्कृति के जो विचारों को वह क्या करता है, इंटरलाइज करके सीखता है। तो ऐसे एक संस्कृति का भी इंटरलाइज करके बच्चे का संज्ञान का विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, भाषा विकास होता है। वही चलते हैं, बात करते हैं भाषा की। जहां जैसी भाषा होती है, जहां जैसी भाषा होती है, लोग कहते हैं कि बच्चे को यही भाषा आती है, दूसरी भाषा नहीं आती है, बच्चे को यही भाषा आती है, दूसरी भाषा नहीं आती है। लोग कहते हैं और आप भी समझते हैं कि बच्चे को एक बार जिस भी इलाके में है, जिस इलाके में उसकी एक बार ये टोन बन गई है, अगर बच्चा मारवाड़ी इलाके में है तो मारवाड़ी इलाके का बच्चा का जो है वो उस समाज में वो बच्चा उस लैंग्वेज में बोलने लगा है तो उसकी टोन बदलेगी नहीं। गुजरात के लोग कहीं भी पहुंच जाए, आप उनकी भाषा से, उनके बोलने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि यह जो है गुजराती भाई है या गुजराती बहन है। तो ऐसे आप तुरंत समझ जाएंगे। वहीं अगर कोई मराठी है, मराठी माना जैसे ही आपको बोलेगा, अगर आपने उसके साथ में मिला हुआ, आप मिले हुए उनके साथ में, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह मराठी है। वहीं अगर कोई भोजपुरी इलाके का हो, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, चाहे वह और भी छत्तीसगढ़ का, उधर जहां पे भोजपुरी बोली जाती है, वहां पे अगर कोई हो तो उस इलाके का जैसे ही बोलेगा वैसे तुरंत पता चल जाएगा कि तो ये जो है भोजपुरी इलाके की है। तो ऐसा पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? ये मैंने अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज बताई है, अलग अलग प्रकार की जो मैंने आपको बोली बताई, यह बोली का कारण क्या है, बोली क्या ऐसा होता क्यों है? बच्चा क्या है, जब पैदा होता है तो वहां उस इलाके में वहां के जो समाज के लोग हैं, वहां की जो संस्कृति है, संस्कृति के द्वारा बनाया हुआ शब्द, द्वारा बनाया हुआ शब्द और समाज द्वारा यूज किया हुआ वह शब्द, संस्कृति द्वारा बनाया हुआ शब्द और समाज द्वारा उसका प्रयोग किया हुआ शब्द, ये बनाया हुआ और ये प्रयोग किया हुआ शब्द बच्चा क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। तो भाषा को वो उसी हिसाब से इंटरलाइज कर लेता है, अपने अंदर इंटरलाइज कर लेता है और उसका उसी जगह पे, सेम उसी जगह पे कहां पे इसका प्रयोग करना है, पानी लाओ, पानी नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, इन सारे शब्दों को बच्चा क्या करता है, उसी हिसाब से समझ लेता है, इंटरलाइज कर लेता है, उसका प्रयोग करता है। तो ऐसे ही क्या है, इंटरलाइजेशन बच्चा करता है, किसको, सामाजिक अंतःक्रिया को, संस्कृति को और भाषा को। करने के बाद बच्चा उसी हिसाब से सीखता है और उसी हिसाब से अपने संज्ञान का विकास करता है। ये चीज देने का काम किसने किया था? ये चीजें पियाजे जो है वो वाइगोस्की जी ने दिया हुआ था। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा इंटरलाइजेशन करता है, सभी बातों को अंतरीकरण कर लेता है, बच्चा अंतरीकरण कर लेता है, अंतरीकरण के माध्यम से सीखता है। ये चीज जो है उन्होंने दिया हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी भाषा है लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन का बच्चा जो है इंटरलाइजेशन करता है, उसी हिसाब से अपने संज्ञान का विकास करता है। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आगे समझेंगे इनके कुछ इन्होंने बिंदु दिए हुए थे, अब उसी बिंदु के आधार पे जो है बच्चे का भाषा विकास होता है और ये बिंदु, इसी बिंदु पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्होंने क्या दिया हुआ था? क्या उन्होंने बात करी, उन्होंने बिंदु दिया, पहला दिया उन्होंने जेडपीडी नाम दिया। जेडपीडी का नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक तो नाम दिया इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा इन्होंने नाम दिया स्कैफोल्डिंग। दूसरा इन्होंने नाम दिया स्कैफोल्डिंग। इसको फोल्डिंग को कहते हैं मंच प्रदान करना, मंच प्रदान करना। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का होता है संभावित विकास का क्षेत्र, इसका नाम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। दो नाम दिए और उन्होंने एक तीसरा भी नाम दिया, तीसरा भी एक कॉन्सेप्ट दिया, तीसरा भी टर्म दिया इन्होंने। तीसरा टर्म क्या दिया? तीसरा टर्म इन्होंने दिया कि जो है मोर नॉलेजेबल अदर, कुशल विद्वान लोग, MKO दिया और दूसरा नाम दिया इन्होंने क्या? MIP, दूसरा नाम दिया। एक तो कहा उन्होंने MKO, दूसरा नाम दिया इन्होंने MIP। अब MKO क्या है और MIP क्या है, इसको जो है कहा गया क्या है, इसका नाम दिया गया कुशल व विद्वान, यानी उससे अधिक जानने वाला, कुशल व विद्वान लोग, यह नाम दिया गया, कुशल व विद्वान लोग। यानी एक को कहा गया मोर नॉलेजेबल अदर, इसको कहा गया मोर नॉलेजेबल अदर, मोर
मोर नॉलेजेबल अदर, एक दिया गया, और दूसरा दिया गया मोर इंटेलिजेंट पर्सन, मोर इंटेलिजेंट पर्सन, ये नाम दिया गया। अब यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया, और जो है इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया, एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर का नाम दिया, और जो है या फिर एमआईपी यानी जिसको नाम दिया गया कि मोर इंटेलिजेंट पर्सन का नाम दिया। अब ये तीन बातें दी गई, ये तीन बातें उन्होंने दिया। इन तीन बातों को कहा, सबसे पहले जो है ऐसे खाली एक बेसिक आपको बता देता हूं, एक बेसिक समझा देता हूं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा। इसका एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, एक एग्जांपल के जरिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, तो मैं बात करता हूं जो है संभावित विकास का क्षेत्र, जो है इन्होंने जो वाइगोस्की जी ने बताया कि बच्चा जब सीखता है, बच्चा जब इंटलेक्शन सब कर लेता है, बच्चा जब इंटलेक्शन कर लेता है, समाज के जरिए, संस्कृति के जरिए, भाषा से सब कुछ इंटलेक्शन कर लेता है, तो सीखने के बाद वो कुछ एक लेवल तक पहुंच जाता है, कुछ एक लेवल तक पहुंच जाता है। अब उस लेवल पर पहुंचने के बाद, उस लेवल तक पहुंचने के बाद वहां से उसको और आगे जाना होता है, बच्चे को कहीं और आगे जाना होता है। यानी हम जैसे हमने क्या किया, अभी तक हम जो है इतना कुछ सीखे हुए हैं, इतना कुछ सीखे हुए हैं, तो हमारा जो एक लेवल है, हमारा एक लेवल बन गया है कि हम इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, हम इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। अब इस लेवल में बच्चा जो है ये संभावित विकास का क्षेत्र, यानी विकास कहां से हो सकता है, विकास और कहां से बढ़ सकता है, वो खोजना, वो फाइंड आउट करना कि बच्चे ने कहां तक सीख लिया है, बच्चा कहां तक और अपने से कर सकता है, और बच्चा कहां से उसको और बढ़ाने की जरूरत है, कहां सपोर्ट करने की जरूरत है, बच्चे को कहां सपोर्ट करने की जरूरत है कि बच्चा और आगे बढ़ जाए। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट में आप कितना जानते हो, उस कॉन्सेप्ट आता है और उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आता, उसी का कुछ भाग नहीं आता है, तो आपको कितना जानकारी है, कितना जानकारी है, और उस जानकारी में कौन सा हार्ड आपको लग रहा है, और कहां तक आप पहुंच सकते हो। मतलब कुछ जानकारी है आपको, उस जानकारी के आधार पर कुछ जगह तक आप पहुंच सकते हो। अब पहुंच सकते हो तो इस पहुंचने के बाद आपको कौन सी बात है जो हमको समझाना है, जो बताना है, वही पॉइंट क्या होता है, उसी कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी वही पॉइंट जहां से कि हमें समझाना है, जहां से कि हमको बताना है, वही फाइंड आउट करना, उसी को कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। वही उसका क्षेत्र होता है, वही क्षेत्र को फाइंड आउट करना, और फिर उसके आधार पे उसको फाइंड आउट करना, और उसके आधार पे क्या करना, उसको स्केप फोल्डिंग करना, उसको स्केप फोल्डिंग करना, उसको मंच देना, उसको बताना, उसको समझाना, उसको बताना, उसको गाइड करना, उसको मेंटरिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको गाइड करना, उसको मेंटरिंग करना, उसको ट्रेनिंग देना। तो गाइड करेंगे कैसे कि जो 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 बच्चा यहाँ तक है, ये वाला पॉइंट सपोज करिए यहीं पे है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक बच्चे ने समझा हुआ है, यहाँ तक बच्चे को आता है, ये वाला पॉइंट बच्चे को यहाँ तक बच्चा पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बच्चा क्षमता है इसके पास, यहाँ तक ये इसको ये समझ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, तो हमें ये वाले पॉइंट को हमको पता करना कि बच्चा यहाँ तक है और यहाँ तक उसको ले जा सकते हैं, तो यहाँ तक ले जा सकते हैं। यही चीज बताने का काम, यही चीज बताने का काम क्या करता है, ये पता करना संभावित विकास का क्षेत्र होता है। और इसमें समझाने के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं, हम जो गाइड करते हैं, वो सारा क्या होता है, स्केप फोल्डिंग होता है। अब वो ट्रेनिंग और गाइड देगा कौन, वो ट्रेनिंग और गाइड देगा कौन, जो उस बच्चे से जिसको देना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा जानकार होगा, उससे थोड़ा ज्यादा जानकार होगा, यानी उससे ज्यादा जानकार होगा। जैसे मैं, आप लोग हैं, आप लोग मेरे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, आपके मन में यही होगा मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा ये फैक्ट नहीं है कि जितना आप जानते हो उतना मैं नहीं जानता हूँ, या नहीं है। बट आपके मन में क्या है, आप ये समझ रहे हो कि सर हमको बताएंगे, सर हमसे ज्यादा जानकार है, सर हमसे ज्यादा जानकार है, तो उनको हो सकता है कि वो हमको अच्छा बताए, ये आपके मन में है। तो ऐसे ही जो ज्यादा जानने वाला है, जो ज्यादा जानने वाला, जो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या यहाँ पे कौन हो सकता है ज्यादा जानने वाला, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं किसी भी क्षेत्र में, मैं हो सकता है जानने वाला हूँ, किसी क्षेत्र में आप हो सकता है जानने वाले हो, तो वहां पे मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा, आप भी हो सकते हो। वहां पे कोई आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, वही कोई तीसरा व्यक्ति है, हम दोनों से कोई छोटा बच्चा है वो जानता है, तो वहां भी मोर नॉलेजेबल अदर कौन होगा, वो होगा। जैसे हमको हमको जब हम लोग छोटे थे, तो बच्चा जो स्कूल में जाता, वहां पे रोज उसको जूम पे क्लासेस चलती है, यूट्यूब पे क्लासेस चलती है, तो जूम और यूट्यूब पे क्लासेस बच्चा चलाने के लिए वो जानता है। अब ये जूम पे जानने का, बताने का काम कौन करेगा, ये बच्चा बताएगा। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, तो मोर नॉलेजेबल अदर बच्चा जो छोटा वाला है, वो दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, बट उसकी रोज जूम पे क्लास चल रही है, रोज उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो जूम पे जानने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे छोटा बच्चा हमको बता सकता है, तो मोर नॉलेजेबल इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ होगा। वहीं कोई दूसरी बात है तो मोर नॉलेजेबल अदर कोई और होगा, तीसरी बात होगी तो मोर नॉलेजेबल कोई अदर और होगा। तो ऐसे ही इन तीनों बातों को किसको, जेडपीडी को, स्केप फोल्डिंग को, एमकेओ को। जेडपीडी मैंने बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं बहुत बढ़िया से। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे का कहां पे ऐसा संभावित विकास का क्षेत्र है जहां से बच्चे को कठिनाई आ रही है और वहां से हमको विकास करना है। कुछ बच्चे को तो आ रहा होगा, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है,
अगर जिसको आता होगा उसको बताएंगे तो उसको क्या रस होगा, उसको इंटरेस्ट होगा? नहीं। जो नहीं आता है वहां से वो कठिनाई वाले स्तर को पता करना, उस कठिनाई वाले स्तर को पता करके उसको आगे बढ़ाना है, तो वो फाइंड आउट करना। फिर साथ में इसके फोल्डिंग कैसे करेंगे, उसका देने का तरीका क्या होगा इसके फोल्डिंग का, और कौन देगा वो पता करेंगे। साथ साथ में वो कौन देगा वो एमटीओ जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसकी बात चर्चा करेंगे। तो इन तीनों की चर्चा करेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए, एक उदाहरण ले लेंगे, उसके जरिए हम इन तीनों को समझेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। आपको ये तीनों जो है मैंने एक बेसिक आपको यहाँ बता दिया है, इसको उदाहरण के जरिए बताते हैं। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है कि ये क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, इसके फोल्डिंग। मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं पहले पहले मैं एक एक की बात करता हूँ। पहले मैं जेडपीडी लिखता हूँ। जेडपीडी जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप। अब मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। अक्सर करिकुलम में ये जो है मैंने अक्सर ये पढ़ाया हुआ करिकुलम में रबर बैंड थ्योरी। रबर बैंड थ्योरी को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और उसी से आपको समझाऊंगा कि क्या इसका हो सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ। रबर बैंड थ्योरी है कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ये बिल्कुल लोअर लेवल है, ये इसका लोअर लेवल है, ठीक है। ये इसका लोअर लेवल है जहां से कि स्टार्ट होना है, जहां सतह पे सभी लोग हैं। ये बेस है, ये क्या है, बेस, इसको कहेंगे बेस। ये बेस है, इस बेस है, और इस बेस पे जो है हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जगह से कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो है वहां तक बच्चे जा रहे हैं, वहां तक जो है बच्चे जा पा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल एरिया है, बिल्कुल सटीक वाला एरिया है, ठीक है। ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को ना, दिख रहा है, हाँ। चलिए दिख रहा है, तो ये हो गया एक एरिया, ये है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। ये एक लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन है, इसको कहते हैं बेस, और ये है टॉप लेवल का, टॉप लेवल यानी 100% तक की लर्निंग होनी है। यहाँ पे ये बेस है जहां पे क्लास हम शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्लास शुरू करनी है, ये है क्लास का शुरू करना, ये है बेस रहे। यहाँ पे सपोज करिए कि हमको 30% की लर्निंग होनी है, यहाँ से 30% की लर्निंग होनी है। 30%, 30% को भी नहीं समझते हैं हम, हमारा जो बेंच मार्क हम 40% समझते हैं, इसको 40% समझ लेते हैं, यानी 40% तक की, 40% मिनिमम मानते हैं, 40% मिनिमम मानते हैं, तो 40% ले लेते हैं। 40% जो है ये लर्निंग हो रही है। अब इसके बाद एक और क्षेत्र है, वो क्षेत्र है इतना, एक और क्षेत्र है, वो क्षेत्र है इतना, जिसको हम और अलग तरीके, अलग पेन से ले लेते हैं, आपको वो भी समझाते हैं। एक और क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और इसके बाद एक और क्षेत्र है, ये है 60% का, इसको कहेंगे 60%। एक और क्षेत्र है, एक और क्षेत्र है, इसको कहेंगे 80%। इसको अलग तरीके से पेन से ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के आपको इसके फोल्डिंग जेडपीडी आपको समझ में आएगा। आप जब बहुत ध्यान से समझेंगे तब आपको जेडपीडी और इसके फोल्डिंग समझ में आएगा। चलिए ये हो गया, कहाँ आगे भाग रहे भाई, ये रहो, वो बाद में जाओ, हाँ चलिए, आता नहीं जाता चुनाव चिन्ह चाहता। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ पे ये बेस है, ये 40%, ये 60%, ये 80% और ये 100%, मैंने इतना बना दिया। अब बना दिया, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को मैं बना देता हूँ, कुछ बच्चों को मैं यहाँ संरचना बना देता हूँ। कुछ बच्चे कुछ इस तरह से हैं। पहला बच्चा है जिसको कहेंगे हम ए, जिसको पहला बच्चा हम इसको सेप बना लेते हैं, ये है सेप, ये है इस प्रकार वाले बच्चे, इसको कहेंगे ए। अब हम ये बेस को नीचे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान यही रखे रहिएगा ताकि मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आए। ये हो गया ए, और दूसरा वाला बच्चा जो है उसको कहेंगे बी। बी वाले बच्चे को हम कह रहे हैं इस तरह से गोलाकार, ये गोलाकार वाला बच्चा, ये गोलाकार वाला बच्चा है। और तीसरा वाला बच्चा जो है वह है कुछ इस तरह से है, उसे कहते हैं ट्राइंगल, तीसरे वाले बच्चे को कहते हैं ट्राइंगल। और जो चौथा वाला बच्चा है वह कुछ अलग तरीके का है, उसे हम कह लेते हैं, उसे हम कर लेते हैं आयताकार, या हम उसको कुछ इस तरह से कह लेते हैं,
इस तरह से बच्चा है, कुछ इस तरह से। चलिए, कुछ इस तरह का बच्चा है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो ये वाला बच्चा है, ये ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ये डी, 4 प्रकार के बच्चे हैं। 4 प्रकार के बच्चे, इन चारों प्रकार के बच्चों की मैं विशेषता बताता हूं आपको। 4 प्रकार के बच्चे की विशेषता बताता हूं मैं, विशेषता बताता हूं। इसमें जो है ये पहला वाला बच्चा जो है, जिसको कि हम सर्कल से मैंने बताया हुआ है, तो जो सर्कल वाला बच्चा है, जो सर्कल वाला बच्चा है वो सम स्टूडेंट है, जो आसानी से, मतलब ये वाला बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, आसानी से यहाँ तक पहुंच सकता है। यानी यहाँ तक, ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क के ऊपर यहाँ पे, यहाँ तक ये पहुंच सकता है। मान लीजिए ये हमने 60% रखा हुआ है, ये यहाँ पे बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है अपने से ही। ये क्रॉस कर लिया यहाँ तक, ये वाला बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है, यानी 60% तक, 60% तक बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है। वहीं हम जो है, हम इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये इसको जब हम ट्रेनिंग देंगे, ये अपने से पहुंच सकता है, इसको जब हम ट्रेनिंग देंगे तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ तक पहुंच रहा है, ये वाला बच्चा यहाँ तक पहुंच रहा है। और ये वाला बच्चा जो है, इसको जो है, ये कोशिश कर करके यहाँ तक पहुंच रहा है। अगर हमको यहाँ तक पहुंचाना है, कोशिश करके यहाँ तक पहुंच रहा है। यानी मान लीजिए थोड़ा सा ये वाला बच्चा जो है, इसको थोड़ी सी कोशिश करके यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक, और ये वाला यही रह रहा है, ये वाला यही रह रहा है। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये वाला बच्चा जो है, इसमें जो थ्योरी में बात करी गई, ये वाले बच्चे को किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान करिए, इस वाले बच्चे को किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला बच्चा जो है, यहाँ तक की कोशिश, 60% तक की कोशिश अपने से कर ले रहा है। 60% तक की कोशिश ये बच्चा अपने से कर ले रहा है, अपने से, इसको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। 60% तक की ट्रेनिंग अपने से कर ले रहा है, यानी इसका ये यहाँ तक तो सीख लिया। अब मुद्दे की जो बात समझनी, वो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, वो समझिएगा। ये वाला ए वाला बच्चा है, ये यहाँ तक 60% तक तो अपने से सीख ले रहा है, 60% यहाँ हो गया। अब यहाँ तक सीख ले रहा है, तो ये बच्चा क्या करेगा, थोड़ी और मेहनत करेगा। बच्चा थोड़ी और मेहनत करेगा, इतनी किसके पास कैपेसिटी है, थोड़ी और मेहनत करेगा तो बच्चा यहाँ तक आ सकता है। यानी ये वाला यहाँ तक आ सकता है, बच्चा थोड़ी और मेहनत करेगा तो यहाँ तक आ सकता है। यानी हो सकता है कि 70% का बच्चा अपने से मेहनत करके आ जाए, ये वाला बच्चा 70% करके मेहनत करके आ जाए। अब इसकी इतनी कैपेसिटी पता चल गई कि बच्चा यहाँ पे है, इस जगह पे बच्चा है। अब इस जगह पे है, बच्चे को अगर हमको आगे लेके जाना है, बच्चे को हमको अगर 80% लेके जाना है, इस बच्चे को अगर हमको 80% लेके आना है, यहाँ तक पहुंचाना है, इसको अगर हमको यहाँ तक खींचना है, यहाँ तक खींचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया, यही जो पॉइंट फाइंड आउट किया, बच्चा यहाँ से यहाँ तक तो है, अब यहाँ बच्चा नहीं है, इसी को कहेंगे क्या, जेडपीडी, इसी को कहेंगे जेडपीडी। बच्चे का जो संभावित क्षेत्र है, बच्चा ऑलरेडी पहले यहां तक जानता है, 60% जानता है, बच्चा 70% तक पहुंच सकता है, बच्चा 70% तक पहुंच सकता है। थोड़ी और मेहनत करेगा, थोड़ा पढ़ लेगा, यानी उसके पास इतना तक तो है, थोड़ा और मेहनत करेगा तो ये इतना तक पहुंच सकता है, अपने से पहुंच सकता है, थोड़ा और मेहनत कर लेगा तो। अब इसके बाद ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, 80% तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, 80% पहुंचाने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट कर रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, बच्चा यहाँ तक 80% या यहाँ पे लगभग 75%, हम बात करें 75% तक यहाँ पे है बच्चा, 75% तक बच्चा है ऑलरेडी, 75% तक है, और ये थोड़ी और कोशिश करेगा तो थोड़ी और अगर हम इसको कर लेंगे तो ये बच्चा कहाँ तक, यहाँ तक तो है, ये बच्चा अपने से, अपनी इसकी क्षमता है, ये बच्चा थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो 85% तक पहुंच सकता है, 85% तक पहुंच सकता है अपने से कोशिश करके, क्योंकि 75% तक तो पहुंचा ही है अपनी मेहनत से, थोड़ा और मेहनत करेगा, थोड़ा और मेहनत कर लेगा तो 85 पहुंच जाएगा। अब हम यहीं से, यहाँ पे इसकी 85% वाली क्या बात है, ये 85% इसका मेन पॉइंट है, जो लोकेशन हमको फाइंड आउट करना है, जेडपीडी हमको फाइंड आउट करना है, ये जेडपीडी होगी इसकी। अब यहाँ से हम इसको, अगर इसको 90% या 95% पहुंचाना है, इसको 95% तक लेके जाना है, तो 95% तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो किसी न किसी की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक यहाँ पे हमने इसका ये जो फाइंड आउट किया, ये है जेडपीडी, यहाँ पे ये जेडपीडी है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक बच्चे की, यहाँ की बात करते हैं। अब ये बच्चा जो है, ये इसको अभी यही है, ये बहुत ज्यादा अगर कोशिश करेगा, इसको बहुत ज्यादा अगर यहाँ तक तो है, ये बहुत ज्यादा कोशिश करेगा तो कहां तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा। अभी ये 60% तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब हम इसको ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग दे करके इसको क्या कर सकते हैं, 60% तक पहुंचा सकते हैं। यानी ट्रेनिंग देकर के, यहाँ से ट्रेनिंग देकर के हम इसको यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, यानी 60% के बाद जो है, अगर हमने बाउंड्री लाइन रखी 60%, यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। वही ये बच्चा है, वही ये वाला बच्चा बिल्कुल नहीं है, वो यहीं तक है, यानी ये 40% के भी नीचे है, 40% के नीचे है। आप इसको अगर मेहनत करवाएंगे, इसका थोड़ा बहुत मेहनत होगा तो इतना पहुंचेगा, और मेहनत जब बहुत ज्यादा करवाएंगे तो कहां पहुंच पाएगा, 40% तक।
40% तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यह सबसे डल है, यह सबसे डल है, यह सबसे कमजोर है, यह सबसे कमजोर है, उससे थोड़ा सा होशियार, इससे थोड़ा सा होशियार। यह क्या है? यह है एवरेज, एवरेज है। और ये क्या है? यह इंटेलिजेंट है, यह गिफ्टेड है, यह गिफ्टेड है। और ये क्या है? यह जो है यह भी एवरेज से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब एवब एवरेज, एवब एवरेज है। अब इस तरह के बच्चे, इस तरह के बच्चों को, इस तरह के बच्चों को हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे जो हमको इस अलग अलग तरह के बच्चे हमको देखने को मिले, कौन कौन देखने को मिला? ये वाला एक बच्चा देखने को मिला जो कि क्या है? एवब एवरेज है, ये 60% के ऊपर पहुंचा हुआ है, 60% के ऊपर पहुंचा हुआ है। और ये 70% तक पहुंच सकता है अपनी मेहनत से, 70% तक अपनी मेहनत से पहुंच सकता है। 80% अगर इसको पहुंचाना है, 80% पहुंचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमने इसकी जेडपीडी फाइंड आउट कर ली, हमने यहाँ पे ये जेडपीडी फाइंड आउट कर ली, और यहाँ पे इसकी जेडपीडी फाउंड कर ली। अब ये जेडपीडी है, इसका यही क्या है? इसी को कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, इसी को कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। जो कि बच्चा ऑलरेडी इसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी है, यहाँ पे बच्चा यहाँ तक कर सकता है, यही संभावित विकास का क्षेत्र है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये संभावित विकास का क्षेत्र यहाँ पे है, इसका संभावित विकास का क्षेत्र यहाँ पे है, इसका संभावित विकास का क्षेत्र यहाँ पे है, इसका संभावित विकास का क्षेत्र यहाँ पे है। ये मैंने बुद्धि के, ये मैंने एवरेज के, ये मैंने जो है उसके एकेडमिक के आधार पे मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एकेडमिक आधार बताया। इसी को आप लैंग्वेज के आधार पे ले सकते हैं, इसी को आप बच्चे को भाषा के आधार पे ले सकते हैं, इसको हर जगह पे आप ले सकते हैं। जहां जहां बच्चे को कठिनाई आती है, उस हर कठिनाइयों पर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया है कि ये किस तरह से इसको समझा सकते हैं जेडपीडी को। तो जेडपीडी जो है ये क्या कर रही है? जेडपीडी हमको ये बता रही है कि बच्चे का संभावित विकास का क्षेत्र कहां पे है। संभावित विकास का क्षेत्र बच्चा यहां तक तो जानता ही है, यहां तक जानता है, ये इसका संभावित विकास का क्षेत्र है। यहाँ पे ये इसका संभावित विकास, ये इसका संभावित विकास का क्षेत्र है, ये इसका संभावित विकास का क्षेत्र है। तो हमको पता क्या चल गया? जेडपीडी। अब हमको क्या करना है? अब हमको जो यहां से यहां तक पहुंचाना है बच्चे को, यहाँ से 80% तक जो पहुंचाना है, अब पहुंचाने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? यहाँ पर बच्चे को जो यहाँ तक है, बच्चा यहाँ से यहाँ तक बच्चे को पहुंचाना है, बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है 80% तक। बच्चे को जब 80% तक पहुंचाना है, यानी अब इसको और मेहनत करनी पड़ेगी ना। बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी, बच्चा तो तन करके अपने से उसने थोड़ा ताना, यानी यहाँ तक तो पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था, उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी थी, थोड़ी सी उसने अपनी कैपेसिटी और बढ़ाई तो 70% तक पहुंच गया। बच्चे ने अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ाई तो 70% पहुंच गया। अब 70% के बाद वो नहीं जा पा रहा है, उसकी क्षमता नहीं है, वो अपने से उसके पास ज्ञान नहीं कि वो उतना जा पाए। तो अब क्या करेगा? वो क्या करेगा? किसी की मेंटरिंग सहायता लेगा, किसी की सहायता लेगा। तो वो सहायता ही जब इसको 80% तक पहुंचाएगी, तो सहायता ही क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग। वही सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। वो सहायता ही क्या कहलाती है? वो सहायता ही उसकी कहलाती है स्कैफोल्डिंग। यानी अब यहाँ पे स्कैफोल्डिंग बच्चे को दिया जा रहा है। स्कैफोल्डिंग देगा कौन? स्कैफोल्डिंग क्या किया जाता है? स्कैफोल्डिंग का बस काम इतना ही है, कि बच्चे को गाइड करना। क्या? बच्चे को गाइड करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है गाइड करना, मेंटरिंग करना, ट्रेनिंग देना। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि गाइड करना, ट्रेनिंग देना। यहाँ पे काम खुद नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। स्कैफोल्डिंग काम खुद नहीं करता है, ये याद रखिएगा। इसके फोल्डिंग में अगर कोई भी जो मोर नॉलेजेबल अदर है, अब वो देगा कौन? वो देने वाला कौन होगा? वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। वो कौन होगा? मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति। मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति। और जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जो यहाँ पे मान लीजिए बच्चा, ये एवरेज हम बात कर रहे हैं मैथ की, ये जो क्लास का ये जो एवरेज है, वो क्लास है बच्चे का, हम बात कर रहे हैं मैथ का, या मैथ की बात हम कर रहे हैं, मैथ की बात करें, मैथ में ये रेशियो है, तो मैथ को जानने वाला कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। वो मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? तो मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो आएगा अब इसको समझाने के लिए। मोर नॉलेजेबल अदर इसको समझाने के लिए, मोर नॉलेजेबल इसको समझाने के लिए। अब इसको भी मोर नॉलेजेबल अदर समझाने के लिए अलग चाहिए। ये व्यक्ति इसको नहीं समझा सकता है, ये वाला व्यक्ति इसको नहीं समझाता। जो सबसे कमजोर है, इसको सिखाने के लिए ये काम नहीं आएगा। तो बोलेगा कि एक बार में समझाएंगे भाई, एक बार में समझाएंगे, समझना समझ ले जा, ऐसा व्यक्ति इसको नहीं समझा पाएगा। ये जो कमजोर व्यक्ति है, जिसको आईडी बच्चे कहते हैं, आईडी बच्चे को समझाने के लिए ये जो मोर नॉलेजेबल अदर जिसकी संकल्पना हमने बताई थी, ये इसको समझा लेगा, इसको समझा लेगा। यह व्यक्ति इसको नहीं समझा पाएगा, कभी नहीं समझा पाएगा। क्यों नहीं समझा पाएगा? कि इसको ये आदत हो गई है, इसको यह इसके अंदर में हैबिट हो गई है कि एक बार में बताएगा, दो बार में बताएगा, बोल करके बताएगा, चिल्ला करके बताएगा, समझा के बताएगा, दिखा के बताएगा, तब बच्चे ये समझ लेते हैं। तो इसको इसकी आदत है, इसको इसकी आदत नहीं है कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार को बार बार समझाएंगे, तब जाकर के समझेगा। तो ये वाली टेव, ये वाली आदत, ये वाली ट्रेनिंग इसके अंदर में नहीं है, जो इसको समझा रहा है, ये वाली इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर दूसरा व्यक्ति चाहिए,
दूसरा व्यक्ति चाहिए, तो ऐसे इसको समझाने के लिए, इसको स्केप फोल्डिंग देने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर, इसको समझाने के लिए व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर, इसको समझाने के लिए मोर नॉलेजेबल व्यक्ति अदर, या इसको समझाने के लिए मोर नॉलेजेबल व्यक्ति अदर, या सभी गुण अगर एक ही व्यक्ति में है, सभी गुण अगर एक ही व्यक्ति में है तो भी अच्छी बात है। अगर सभी गुण एक ही व्यक्ति में है, ये MKO मैथ में MKO जो है मोर नॉलेजेबल अदर या मोर नॉलेजेबल अदर या मोर इंटेलिजेंट पर्सन, मोर इंटेलिजेंट पर्सन, यह व्यक्ति अगर इसको भी समझा सकता है, 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 समझा करके उसका जो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उससे ऊपर लेके जा सकता है, उससे ऊपर लेके जा सकता है, इसके फोल्डिंग प्रदान कर सकता है, तो वेलकम, सही है। तो इस तरह से क्या है, यह इसके फोल्डिंग जो है वह काम आती है। इसके फोल्डिंग में क्या किया जाता है, तो इसके फोल्डिंग में क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। इसके फोल्डिंग का काम क्या होता है, इसका काम होता है गाइड करना। क्या होता है, गाइड करना, गाइड करना, मेंटरिंग करना, मेंटरिंग करना, मेंटरिंग करना, टीच करना, टीच करना, और क्या, और उसको समझाना, समझाना, एजुकेट करना, ये सारे उसके काम होते हैं। सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ये सारे उसके क्या होते हैं, ये उसके काम होते हैं। किसके, किसके काम होते हैं, किसके काम होते हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर के। यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, बच्चा हेल्प भी ले सकता है, हेल्प भी, इसके फोल्डिंग की जगह हेल्प भी करी जा सकती है, यानी हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि खुद नहीं करना, सपोर्ट कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है, वह टीच कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है, उसको उसको करने के लिए कह रहा है, वो खुद ही करेगा। मेंटरिंग कर रहा है, उसको समझा रहा है किस तरह से करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, किस तरह से कर लोगे तो तुम्हें वो भी आ जाएगा। अब गाइड कर रहा है, किस तरह से नहीं करोगे, इस तरह से करोगे तो तुम यहाँ 70% तक तो आए थे, 80% तक पहुंच जाओगे, 80% तक और पहुंच जाओगे। वह ट्रिक बताना, वह सोल्यूशन बताना, वह ट्रिक बताना, वह सोल्यूशन बताना, वही होता है क्या, इसके फोल्डिंग का काम, वह इसके फोल्डिंग का काम होता है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जब भी किसी क्लास में, जब भी किसी क्लास में ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी सिचुएशन आए, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन तो आई नहीं, आती है, आई नहीं, आती है, लर्निंग का लेवल ऐसा ही होता है, तो वहां पे इसके फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पे इसके फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके फोल्डिंग देने के लिए सबसे पहला काम करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा क्या, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहले वो पहचानना कि बच्चे की क्षमता कहाँ पे है, बच्चा जो है उसका संभावित क्षेत्र कहाँ पे है, तो संभावित क्षेत्र पहचानना, वही क्या होगा, वो होगा उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है, वो भाषा में हो सकता है, वो गणित में हो सकता है, उसके अचीवमेंट में हो सकता है, उसके समाज में हो सकता है, उसके व्यवहार में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, इतनी पे ही मान लीजिए हम गृहस्थी की बात कर रहे हैं, मतलब घर में बात कर रहे हैं, घर में एक बच्चे को चाय बनाने आता है, मतलब चाय बनाने की प्रक्रिया उसको आती है कि चाय में जो है अब पानी को गर्म करना है, शक्कर डालना है, ये डालना, वो डालना, अब दूध कब डालना है ये उसको पता नहीं है, इतना तक की प्रक्रिया पता है, दूध कब डालना है, किस तरह से डालना है उसको पता नहीं है। अब ये आप क्या करोगे, उसको गाइड कर दोगे, इतने में इतना कर लोगे तो तुम्हारी चाय और फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब यही क्या होगी, उसको आपने पता कर लिया कि तुझे कितना आता है, बता पहले क्या क्या तू कर सकता है और क्या कर सकता है, तो इतना बच्चे ने और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, बच्चे का सब पूरी कैपेसिटी पूरी हो गई, यानी और क्या कर सकता है इतना तो बता दिया, और क्या कर सकता है आपने पूछवाया और निकलवाया, और क्या निकलवा आपने एक दो क्लू और दिया, और क्या कर सकते हो, बच्चे ने सारा बता दिया अपने से। अब यहाँ तक वो आ गया 70% तक, अब यहाँ से वह नहीं कर पा रहा, आपको पता चल गया अब यहाँ से बेकार है, मतलब यहाँ से वे कुछ नहीं कर सकता, अब यहाँ से सहायता हमको करनी है। तो वही सहायता करने का काम, वो जहां तक लास्ट हो गया, वो लास्ट उसका ZPD होता है, उसके बाद जो है आपको सहायता जो करोगे वह क्या होगा, वह होगा उसका, वह उसका सपोर्ट होगा। वही सपोर्ट किसके जरिए किया जाता है, इसके फोल्डिंग के जरिए, वही सपोर्ट एम के जो है वह इसके फोल्डिंग के जरिए किया जाती है। और सपोर्ट करने वाला कौन होता है, जो सपोर्ट करता है वह होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर में कोई भी हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई भी हो सकता है जो उस व्यक्ति में, सपोज करिए कि ये बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, मोर नॉलेजेबल अदर में एक बच्चा है, यह बच्चा है, यह चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड के ऊपर वाले लोग तो इसके मोर नॉलेजेबल अदर आएंगे ही, यानी इसके ऊपर जितने भी लोग हैं, चाइल्ड के ऊपर जितने भी लोग हैं मोर नॉलेजेबल अदर आएंगे, इसके चाहे वो मम्मी हो, चाहे ये मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे अंकल हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसका बड़ा भाई हो, सिबलिंग हो, चाहे कोई हो, इससे जितने भी बड़े हैं इससे नॉलेज में ज्यादा ही है, यानी किसी के पास भी एक्सपीरियंस है तो नॉलेज तो होगा ही, नॉलेज होगा तो ये इससे मोर नॉलेजेबल अदर होगा ही, यानी किसी फील्ड में, मतलब मोस्ट ऑफ द फील्ड में बच्चे से बड़े लोग, मोस्ट ऑफ द फील्ड में बच्चे से बड़े लोग वो सारे मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं। इनकेस ऐसा हुआ कि इस बच्चे से, ये बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले इससे जितने बड़े लोग हैं वो उसका सपोर्ट कर सकते हैं, बट इसमें सपोर्ट कौन नहीं करेगा, अगर बच्चा का एकेडमिक करना है तो एकेडमिक में इसकी मम्मी अगर नहीं जानती है, एकेडमिक में अगर इसकी मदद करनी है, मैथ में मदद करनी है, मम्मी नहीं जानती है, तो मम्मी मोर नॉलेजेबल अदर में नहीं आएंगी।
मम्मी मोर नॉलेजेबल अदर में नहीं आएंगी, पापा भी मैथ नहीं जानते, पापा भी मोर नॉलेजेबल अदर में नहीं आएंगे, वो भी इसकी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट कौन करेगा? अगर इसका 6वीं 7वीं 8वीं में कोई भाई पढ़ता है, और 6वीं 7वीं 8वीं में भी अगर कोई भाई ऐसा है जिसको मैथ नहीं आती है, वो तो ऐसे टुप्पा मार करके पास हो गया, 6वीं 7वीं पहुंच गया, वो तो इससे भी गधा है, तो वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। जो उस फील्ड में, जो उसमें जानने वाला हो, वही क्या होगा? मोर नॉलेजेबल अदर होगा। अब ये हो सकता है कि बच्चा चौथी में है, इसका दूसरी स्टैंडर्ड की जो बच्ची, जो बहन इसकी है, सेकेंड स्टैंडर्ड में जो बहन है, वो इसको ज्यादा जानती है, इससे तो इससे ज्यादा जानती है, फोर्थ स्टैंडर्ड से ज्यादा ये जानती है जो बहन इसकी है, तो यह बहन उसकी इस फील्ड में यह मोर नॉलेजेबल अदर ये हो जाएगी, मोर नॉलेजेबल अदर ये हो जाएगी। तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब होता है कि उस ज्ञान से संबंधित ज्यादा ज्ञान रखने वाला, उस ज्ञान से संबंधित ज्यादा ज्ञान रखने वाला, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर। तो ऐसे मोर नॉलेजेबल अदर के जरिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो है बच्चे का जो जेडपीडी है, जेडपीडी को हम फाइंड आउट करके हम इसके फोल्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को जेडपीडी इसके फोल्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बेहतर तरीके से एग्जांपल से मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा मैंने ब्ला इसमें बहुत ज्यादा मैंने कंटेंट नहीं लिखा है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए, अगर हो गया हो, आ गया हो, तो आप इसका जो है स्नैप ले लीजिए। अगर आपने बना लिया हो तो हम इसको मिटाएं इसको। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि जो हम ये इसके फोल्डिंग देते हैं, ये इसके फोल्डिंग जो है, ये इसके फोल्डिंग टेम्पररी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। इसको जो हम देंगे बस मात्र तुरंत के लिए, उतनी समय के लिए बताएंगे, नहीं कि हम रोज आकर के बताएंगे भाई चला जाते रोज बताते, चला जा रोज बताते हैं, नहीं। ये जब भी इसके फोल्डिंग होती है, इसके फोल्डिंग क्या होती है? ये टेम्पररी होती है। कैसी होती है? जो मंच दिया जाता है, वह मंच जो है खाली मात्र कुछ समय के लिए होती है, उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, इसलिए उसे कहते हैं क्या? टेम्पररी। इसके फोल्डिंग हमेशा टेम्पररी होती है, मंच जो है वो हमेशा टेम्पररी होता है। मंच बना दिया, काम खत्म हो गया, चले गए। मंच मतलब क्या? जैसे हमको कहीं डांस करना है, कोई स्टेज लगाना है, तो स्टेज लगा दिया। स्टेज के लिए क्या है? वो स्टेज क्यों होता है? वो स्टेज बस मात्र उतने ही पूर्ति के लिए है, उतनी ही पूर्ति के लिए, वो शो दिखाने के लिए। या कहीं हम कह ले कि कहीं स्टेज लगाना है, कहीं किसी का शादी विवाह है, तो शादी विवाह के लिए हम क्या करते हैं? वो दूल्हा को बैठने के लिए, दुल्हन को बैठने के लिए ये सामान लेके आते हैं। दूल्हा का कुर्सी, दुल्हन की कुर्सी लेके आते हैं। स्टेज बना रहता है, स्टेज के पीछे सब कुछ लगा होता है। जैसे शादी खत्म, वैसे जो है वो सब स्टेज सब चला गया, हट गया। वो क्या है? वो स्टेज, मंच जो है, इसके फोल्डिंग बस उतने ही पूर्ति के लिए है कि वह ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसने वो फाइंड आउट करके उतना सोने पे सुहागा करने के लिए, यानी वो और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसके फोल्डिंग जो है यूज करी जाती है। तो ऐसे ही इसके फोल्डिंग एजुकेशन में भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए, यहां तक अगर आपको समझ आ गया हो तो हम आगे चलें। आगे चलते हैं हम। हमारे पास समय कितना है? चलिए, थोड़ा सा और समय है, एक चीज और पता कर लेते हैं। खाली इतना पॉइंट बता देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे बाद में, इसकी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए, तो ये हो गया, तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी के आधार पे जो ये इसके जेडपीडी इसके फोल्डिंग और एमकेओ जेडपीडी इसके फोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर के आधार पे उन्होंने जिन मतलब ये वाइगोत्स्की के आधार पे कुछ लर्निंग जो है निकल के आई, उसकी चर्चा करते हैं। कुछ लर्निंग निकल के आई। कुछ लर्निंग निकल के आई। वो लर्निंग क्या निकल के आई? तो यहाँ इसमें से इसी आधार पे सीखने के प्रकार निकल के आए। सीखने के प्रकार यानी कैसे कैसे बच्चों को सिखाया जाता है, किस रूप में, ग्रुप में, समाज के रूप में कैसे सिखाया जाता है। तो वैसे जो है यहाँ पे निकल के आए कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव लर्निंग निकल के आई। फिर निकल के आया क्या? तो जो है वो कोलाबोरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग आई, कोलाबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग वहीं से निकल के आई, वाइगोत्स्की के पास से ही निकल के आई ये पीयर लर्निंग। फिर रेसिप्रोकल लर्निंग, इस रेसिप्रोकल लर्निंग को और इन सभी लर्निंग को जो है ब्रूनर जी ने भी इनकी सिद्धांत को सपोर्ट किया कि इस तरह से बच्चे सीख सकते हैं इसके फोल्डिंग को, और उसको जो है वो ब्रूनर जी ने भी इसको सपोर्ट किया है। चलिए, तो रेसिप्रोकल लर्निंग हो गई, ये हो गया। और असिस्टिव लर्निंग, हो गया। फिर ऐसे ही जो है टीम
टीम लर्निंग, टीम लर्निंग, ये सारे लर्निंग जो है निकल करके आए। क्या? तो कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मतलब क्या? कुछ हम जो है वो बताएं, कुछ हम सीखें, कुछ आप सीखें, कुछ हम सीखें और कुछ आप सीखें एक दूसरे के जरिए। कुछ हमें आ रहा है, कुछ आपको आ रहा है, तो कुछ हम बता दे, कुछ आप बता दे। कहीं किसी जगह पे मोर नॉलेजेबल आप हो जाएंगे, तो कहीं किसी जगह पे मोर नॉलेजेबल आप हो जाएंगे, तो कहीं किसी जगह पे मोर नॉलेजेबल आप हो जाएंगे, कहीं किसी मोर नॉलेजेबल आप हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल मैं अक्सर बताता हूं, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस पे मैं एग्जांपल बताता हूं, वो जरा समझ लेते हैं कैसे होता है उसका एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं बताता था कि सपोज करिए कि एक क्लास में कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं एक क्लास में कुल 20 बच्चे हैं। अब इस 20 बच्चे में 20 बच्चे एक जैसे नहीं, 20 बच्चे जो है वो एक जैसे नहीं। बच्चों का जो रेशियो होता है कुछ इस तरह से होता है, बच्चों का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। इसका एग्जांपल मैं बार बार लेता हूं। इसमें 20 बच्चे में कुछ इस तरह से हुए कि 4 बच्चे जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल के हैं, 4 बच्चे बिल्कुल लोअर लेवल के हैं, और 4 बच्चे जो है वो बिल्कुल हायर लेवल के हैं। या हायर लेवल के हैं और ये लोअर लेवल के हैं, या हायर लेवल के और लोअर लेवल के। और बाकी के जो बच्चे बचे कौन, कितने बच्चे बचे? तो 12 बच्चे। जो बाकी के 12 बच्चे बचे, या 12 बच्चे जो है वो एवरेज के हैं, एवरेज के हैं। अब यहाँ पे क्लास को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। 4 एकदम बिल्कुल लोअर के हैं, 4 बिल्कुल हायर के हैं। अगर मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा तो जो हायर बच्चे समझ आएंगे, स्पीड से पढ़ाऊंगा तो हायर, ये जो लोअर बच्चे वो नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा तो इनको बोर लगेगा, इनको कैसे बताऊंगा। यानी इसमें गिफ्टेड बच्चे भी हैं और एवरेज वाले, तो चलो इधर भी उधर भी दोनों में मैनेज कर लेंगे। अब हम इसको कैसे मैनेज करें? इसी में कोई जो है वो राइटर भी है, कोई इसमें वक्ता भी है, कोई इसमें नहीं पढ़ता है, वो खाली खेलने में रहता है। तो ऐसे कैसे करें? तो वहां पे हम इस क्लास को 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं? इस तरह से बांट सकते हैं। इसी को ए और बी में बांट सकते हैं, ए और बी में बांट सकते हैं। ए और बी में जब बांटेंगे तो यहां से सपोज करते हैं कि दो बच्चे को जो हमने इस ग्रुप में ले लिया और 2 बच्चे को हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चे में से मैंने 6 बच्चों को यहाँ दे दिया, 6 बच्चों को यहाँ दे दिया। यहाँ से 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 2 बच्चे इसको दे दिए, 2 बच्चे इसको दे दिए। अब पूरी क्लास बिल्कुल बैलेंस हो गई। पूरी क्लास बिल्कुल बैलेंस है, यानी 2 ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुपों में बैलेंस बना दिया कि 2 बच्चे जो है लोअर किस में होंगे। चारों बच्चे एक ही जगह पे थे, तो टीचर को समझाने में समझने में बड़ी कठिनाई होती थी, तो ग्रुप में बांध दिया। 2 बच्चों को यहाँ कर दिया, 2 बच्चों को यहाँ कर दिया, यानी जो ये वाले हैं। अब इसमें करेगा क्या कि कभी हो सकता है ये लोअर वाला बच्चा जो बिल्कुल लोअर, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल गधा ही होगा। लोअर खाली उसका पढ़ने में नहीं है, रीडिंग में नहीं है, रीडिंग उसकी समस्या है, राइटिंग में समस्या है, मैथ में समस्या है। जबकि वह क्रिकेट में बहुत अच्छा है, वह वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, वह जो है खो खो खेलने में बहुत अच्छा है। तो खो खो खेलने का जब टाइम आएगा तो इसका टीम का लीडर ये बन जाएगा। खो खो खेलने का टाइम आएगा तो टीम का लीडर ये बन जाएगा। जब पढ़ने पढ़ाने की बात आएगी तो वहां पे टीम का लीडर ये बन जाएगा। उसमें से अगर किसी की बात होगी तो टीम का लीडर ये बन जाएगा। यानी सभी के पास, ये 10 के पास अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं के आधार पे वह क्या हो जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएगा। मोर नॉलेजेबल अदर बन जाएगा, तो मोर नॉलेजेबल अदर यहां बन जाएगा। तो आपस में क्या करेंगे? ये कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे। कोऑपरेटिव मतलब क्या? चलो तुम हमको पढ़ाओ, हम तुमको पढ़ाएं, तो हमारा सहायता करो, हम तुम्हारा सहायता करें। तो ऐसे क्या होगा? ये वाली लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है निकल करके आया। इस प्रकार की लर्निंग का कॉन्सेप्ट निकल कर क्या है, इसे कहते हैं क्या? कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी वह एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके, चलो तुम हमको दे दो नोट्स, हम तुमको नोट्स दे दें, अभी तुम हमको पढ़ा दो, हम तुमको पढ़ा दे। ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग। वही कोलैबोरेटिव मतलब क्या है? सारे लोग मिल करके। कोलैबोरेटिव मतलब क्या है? सारे बच्चे मिल करके पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे जो ये 2 6 8 मतलब 2 6 8 और ये 2 10 बच्चे क्या है? एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वैसे क्या था? तो यहाँ पे 4 बच्चे, यहाँ पे क्या था? 4 बच्चों की ग्रुप अलग थी, यहाँ पे 4 बच्चों की ग्रुप अलग थी, ये 4 बच्चों का ग्रुप अलग था, 12 बच्चों का ग्रुप अलग था। यहाँ 3 बच्चे अपने अपने लेवल पे ग्रुप में थे। 3 बच्चे, ये जो 3 ग्रुप था, ये लोअर लेवल का ग्रुप था, एवरेज लेवल का ग्रुप था और हायर लेवल का ग्रुप था। 3 ग्रुप अलग बन गया था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही ग्रुप बना है, वो क्लास का ग्रुप बना है। एक ही ग्रुप बना है, वो ए ग्रुप बना है। यहाँ पे कोई लोअर नहीं है, कोई हायर नहीं, कोई मिडिल नहीं है। यहाँ पे सारे लोग एक हैं, सारे लोग एक है। तो अब ये क्या बन गया? ये वाला ग्रुप बन गया। इसको कहते हैं क्या? कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके काम कर रहे, कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं, संयोजन बना करके काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। वही पीयर लर्निंग क्या है? पीयर लर्निंग क्या है? ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भाई ये चलो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सारे मित्र जो है एक साथ मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। सारे मित्र जो है वो अपना मिलकर के एक साथ में काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्या? पीयर लर्निंग। यानी मित्रता वाला जो है वो लर्निंग करना एक दूसरे के साथ में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम बी को नहीं समझाएंगे, यहाँ पे बी को भी, ये सारे बच्चे तो अपने ही है, सारे अपने ही है। ये ए और बी जो ग्रुप है वो तो चौथी क्लास का ही ग्रुप है ना, तीसरी क्लास का ही ग्रुप है ना। ये सारे बच्चे आपस में ही है। तो जब जरूरत लगी तो सारे आपस में मिल करके सीख रहे हैं। टीचर नहीं है तो टीचर में से एक दूसरे को समझा रहे। चलो आ जाओ, ये तुमको आता है, जरा आकर के क्लास में बता दो। तो ये क्या है? तो पीयर लर्निंग।
आपस में ही जो समझते हैं, अपने मित्रों के जरिए जो समझते हैं उसे कहते हैं पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी यही आया। अब पीयर में जो कॉन्सेप्ट मैथ जिसको आता भाई आकर के तू मैथ बताएगा, जिसको जो साइंस आता है वो साइंस आकर के बताएगा, जिसको क्रिकेट आता है वो क्रिकेट आकर के बताएगा, तो वैसे वो है मोर नॉलेजेबल अदर बन करके आकर के पढ़ाता है। तो ऐसे इसे कहते हैं क्या, पीयर लर्निंग। और क्या, रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग का मतलब क्या, कुछ मैं तुमको पढ़ाऊंगा और कुछ तुम मुझे पढ़ाओगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान क्या, कि जैसे मैं आदान प्रदान में मैं तुमको मैथ पढ़ाऊंगा तो तुम मुझे क्या करोगे, साइंस पढ़ाओगे। मैं तुमको मैथ पढ़ाऊंगा, तुम मुझे साइंस पढ़ाओगे। मैथ में तुम मोर नॉलेजेबल अदर हो, साइंस में मैं मोर नॉलेजेबल अदर हूं। तो तुम मुझे जितना पढ़ाओगे, जितना घंटा तुम मुझे पढ़ाओगे, उतना ही घंटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इसे कहते हैं क्या, रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग मतलब क्या होता है, अदल बदल वाली लर्निंग। यानी जितना मैंने दिया उतना ही आपने भी दिया, जितना मैंने भी दिया उतना ही आपने भी दिया। इसे कहते हैं अदल बदल की लर्निंग या रेसिप्रोकल लर्निंग। तो मोर नॉलेजेबल एक बच्चा है या एक ग्रुप है, इस ग्रुप ने कहा कि चलो तुम्हारे अंदर, हमने देखा कि तुम्हारा वॉलीबॉल की टीम, तुम्हारी वॉलीबॉल की टीम बहुत अच्छी थी, तो उसमें से हमको आकर के हमें वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दे दो। तो हम जो है, हम एक है तो एक ही क्लास के, ये कहेंगे कि हमको वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दे दो, ये कहेगा कि हमको जो है मैथ की ट्रेनिंग दे दो। तो वॉलीबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए ये जो बी का ए ने लिया, और ए वाले का जो है मैथ की ट्रेनिंग जो है बी वाले ने लिया। तो इस तरह से क्या है, एक दो टीम जो है आपस में क्या कर रही है, अदल बदल कर रही है, अदल बदल करके जो है अपना काम कर ले रही है। ऐसे अदल बदल की लर्निंग जो है यहाँ पे होती है। वैसे असिस्टिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग का मतलब होता है क्या, अब यहाँ पे असिस्टिव लर्निंग की कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। यहाँ समझने का थोड़ा सा मुद्दा है, थोड़ा सा अलग से ट्रिकी है, समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था क्या, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैंने कहा था ये कितने बच्चे हैं, कुल 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं, एक टीचर इनको पढ़ा रहा है, एक टीचर इनको पढ़ा रहा है, 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है, वो सोच रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट है वो 100% आए, जो हमारा रिजल्ट है वो 100% आए। बट ये 100% की जगह पे खाली 30% 40% रिजल्ट लेके आ पा रहा है। पूरे साल में इतना मेहनत कर रहा है, पसीना बहा बहा के, पसीना बहा बहा के, पसीना बहा बहा करके खूब मेहनत कर रहा है, करने के बाद भी कितना लेके आ रहा है, मात्र 40%, मात्र 40% लेके आ रहा है। अब इसको किसी ने बताया भाई एक काम करो, तुम इस तरह से पढ़ाओगे ना, जिंदगी में नहीं पढ़ा पाओगे, जिंदगी में नहीं पढ़ा पाओगे, जिंदगी में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तुम ट्रिक नहीं यूज कर रहे हो। तो ट्रिक क्या यूज करना भाई, तो ट्रिक यूज करने के लिए उसने कहा क्या, उसने कहा कि ये वाली ट्रिक अपना लो। पहले तो तुम ये फाइंड आउट करो कि तुम्हारी क्लास में कैसे कैसे प्रकार के बच्चे हैं, कैसे कैसे प्रकार के बच्चे हैं। तो उन बच्चों को तुम दो ग्रुपों में बांट लो। तो दो ग्रुपों में, एक ग्रुप और एक ग्रुप, दो ग्रुप बांट लिया, यानी एक ग्रुप और दो ग्रुप बांट लिया। अब दोनों ग्रुप में बांट लिया, एक में काम करो, एक में तुम पढ़ाओ। पहले में एक ग्रुप को, जो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को तुम पढ़ा लो, और 10 बच्चों को तुम्हारा कोई असिस्टेंट उसको दो पढ़ाने के लिए। या असिस्टेंट नहीं भी है तो तुम्हारी क्लास में जो सबसे होशियार बच्चा है, एक ग्रुप वाला जो सबसे होशियार बच्चा, उसी को असिस्टेंट बना लो। यानी अब इसमें से मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चे में से अल्टरनेट करके, एक दिन भाई तुम पढ़ाओगे, एक दिन तुम पढ़ाओगे। टीचर पढ़ा करके पूरा कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा करके चला गया। मेन काम पढ़ाने का काम किसने किया, टीचर ने। टीचर पढ़ा करके इस ग्रुप को चला गया, ग्रुप को जहां 40 बच्चों को पढ़ाना था, घंटों लग रहे थे, वहां 30 मिनट में ही काम हो गया। 30 मिनट में ही काम हो गया, 30 मिनट में इस ग्रुप को पढ़ा दिया। अब बाकी का जो 30 मिनट बच रहा है, कह रहा है कि भाई तुम आकर के इन बच्चों को जहां जहां कंफ्यूजन है, उनका जो नोट्स है वो सब देखते रहो। तो देखते रहो, तो इसको पढ़ा दिया, फिर वहीं जाकर के बी ग्रुप में वो जो 30 चीज पढ़ानी थी वो जाकर के वहां पढ़ा। वैसे कहते हैं क्या, असिस्टिव लर्निंग, जहां पे सहायक बनकर के शिक्षण कराया जाता है। तो सहायक शिक्षण इस तरह से हो सकता है कि दोनों को बांट दो और दोनों को ग्रुपों को क्या है, सेम चीज दोनों को डिलीवर कर दो, उसे कहते हैं असिस्टिव लर्निंग। वही कहते हैं टीम लर्निंग। टीम लर्निंग में मैंने आपको बताया कि सारा कुछ क्या है, सारे लोग बच्चे एक साथ मिलकर के करें, उसे कहते हैं टीम लर्निंग। तो इस तरह से जो है ये लर्निंग को, जो अलग अलग प्रकार के लर्निंग के जो लेवल है, मतलब अलग अलग तरीके से लर्निंग कैसे करते हैं बच्चे, और वहां पे मोर नॉलेजेबल अदर कैसे बनेगा, वहां पे इसके फोल्डिंग कैसे प्रदान करेंगे, वहां पे जेडपीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब फाइंड आउट करने को ध्यान में रखते हुए जो है ये इतने प्रकार की लर्निंग जो है निकल करके सामने आई। तो इतने प्रकार की लर्निंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब आगे की बात जो है, वो आगे की बात जो है मैं संरचना आपकी कल बताऊंगा, कल डिस्कस करूंगा कि कुछ और इसमें मुद्दे हैं, भाषा के मुद्दे हैं, और जो है स्पीच के मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे जो है मैं इसकी आगे की बात जो बचेगी वो आएगा, उसकी की वो मैं कल आगे चर्चा करूंगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा, होप। चलिए अब यहाँ से हम प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ से प्रश्न ले लेते हैं। अगर यहाँ से किसी को कोई डाउट होंगे तो हमसे पूछ सकेगा। चलिए यहाँ से प्रश्न ले लेते हैं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं वाइगोस्की जी से संबंधित। चलिए तो प्रश्न ले ले। आज 27 लोग हैं, कभी लोग ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, समझ नहीं आता है। चलिए बढ़िया बात है, सभी लोग अगर पढ़े तो अच्छी बात है,
सबके फायदेमंद की है और सब लोग बिल्कुल डट जाइए क्योंकि सीटेट बहुत नजदीक है, टेट बहुत नजदीक है और तैयारी बहुत करनी है। चलिए आगे आते हैं, देख रहे हैं एक महीने से हम पढ़ा रहे हैं, अभी यही है। चलिए आगे चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से, किसका मत है, किसका मत है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं, किसका मत है, किसका मत है? हाँ, तो विचार से भाषा निर्धारित होती है, साथ साथ में वह आगे भी बढ़ता है, विचार जो है आगे बढ़ता है, भाषा भी बढ़ाती है और साथ साथ में उसको आगे भी लेके जाती है। चलिए, यह है किसने कहा था, तो जो है वाइगोस्की ने कहा था, इसको कहने का काम वाइगोस्की ने किया था। चलिए यहाँ पे जो इसका जवाब है वह एक है, तीन है, सॉरी तीन है इसका सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं, एक वाले का तीन जवाब था। अगला चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है, ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, इसमें पहले पढ़ लीजिए ढंग से कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। वाइगोस्की एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। इनके अनुसार खेल बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए सही बात है, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संज्ञानात्मक को जो है बेस माना है, यह तो सही है। जो है वो बालक को संज्ञानात्मक विकास में भाषा चिंतन को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये बताते हैं खेल के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास का होता है। यहाँ पे जो दो है वह दो वाला दूसरा जो है वह फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे और रूसी मनोवैज्ञानिक थे, तो दो जो है यह सही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संभाव्य संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? पियाजे, कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की, कोई नहीं, किसका है? चलिए सही बात है, तीन 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 सभी के सही जवाब आ रहे हैं, तीन। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, संज्ञानात्मक विकास के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में, कहां पे? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में। चलिए, तो यहाँ पे मैंने खेल के मैदान में तो मैंने खाली भावनात्मक विकास की बात करी थी, भावनात्मक विकास की बात करी थी, संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, सामाजिक विकास की बात करी थी। बट खेल के मैदान से पूरा सब कुछ थोड़ी विकास होता है। अब खेल कहाँ आता है? खेल 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 के मैदान, सारे बच्चा दिन भर खेल में ही खेलेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा क्या अच्छी तरीके से? कहाँ होगा? विद्यालय में। विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है, विद्यालय में कक्षा भी होती है, नहीं गृह में नहीं होगा, गृह में नहीं होगा। यहाँ पे जो सही जवाब है वो विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय में बच्चा क्या है, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे का पूरा एक्सप्लोरेशन होता है। बच्चा कई सारे लोगों से मिलता है, वह कई सारे लोगों से मिलकर के अपने संज्ञान का विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है। तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ होगा, सबसे ज्यादा परिभाषित कहाँ के ऐसा है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय और कक्षा इसका जो है वह सही सटीक आंसर है। विद्यालय एवं कक्षा इसका सही आंसर है। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका है और वही उसका हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? क्या हो सकता है इसका जवाब? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। बहुत बढ़िया, तो इनका जो सामाजिक अधिगम, सामाजिक जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो समाज पे यह ज्यादा जोर देते हैं, समाज और संस्कृति पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे जवाब है एक। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाइगोस्की द्वारा ज्यादा आंका गया है? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाइगोस्की द्वारा ज्यादा आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है जवाब? जवाब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चार इसका राइट आंसर है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है बहुत सही सटीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है,
बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा छात्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य किस अधिगम सिद्धांत से क्रमबद्ध है? यह तथ्य किस अधिगम सिद्धांत से संबद्ध है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, किससे संबंधित है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचना प्रभावशाली शिक्षा छात्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? रचनावादी से, सामाजिक रचनावादी से, व्यवहारवादी से, पारिस्थितिकी से। दो है सबका आंसर सही। तो सही जो है सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का यह जो है सही सटीक आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो है खत्म हुई है। मैं प्रश्न आपको इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको जो है वो लगातार आप अपडेट होते रहें और जो प्रश्न है, जो टफ प्रश्न है, जो इजी प्रश्न है, वो सब आपको समझ में आता रहे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 7 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। नमस्ते सर। अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। माइक ऑन कर लीजिए और पूछिए। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है जेडएडी क्या है? जेडपीडी, जेडपीडी नहीं, जेडएडी, जॉन अचीवमेंट, जेडएडी जॉन अचीवमेंट डेवलपमेंट। जोन अचीवमेंट। हाँ, तो जेएडी हुआ। हाँ जी सर। हाँ, अब इसको आप उसी से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और जोन अचीवमेंट डेवलपमेंट है। अब बच्चे ने कहाँ अचीव किया था, वह क्षेत्र आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बच्चे ने कहाँ पर पता किया था, यानी अचीवमेंट कहाँ से बच्चा ले सकता है, बच्चे का किस जगह पे, वह क्षेत्र क्या है। जोन मतलब क्या होता है? जोन मतलब होता है क्षेत्र, अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि, और डेवलपमेंट होता है विकास। यानी वह ऐसा विकास, ऐसा जोन, ऐसा क्षेत्र जहां बच्चे की उपलब्धि का विकास कराया जा सकता है, ऐसा क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र क्या हो सकता है? तो उसको जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चा किस जगह से उपलब्धि कर सकता है। तो बच्चा जो है वह जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए कर सकता है, या पीयर लर्निंग के जरिए कर सकता है, या फिर वो काइनेस्थेटिक लर्निंग के जरिए कर सकता है, या फिर वो एक्टिविटी के जरिए कर सकता है। बच्चा कहाँ पे आ सकता है? खेल के माध्यम से सकता है। वो उसका क्या होगा? वह जोन अचीवमेंट डेवलपमेंट होगा। ओके सर। हेलो, हाँ जी सर, समझ में आ गया। हाँ, तो जोन जैसे मैंने बताया था, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वैसे ही क्या होगा? जोन अचीवमेंट डेवलपमेंट। जोन का मतलब होता है क्षेत्र हमको पहचाना। जैसे हमने वहां पे क्या किया था, क्षेत्र पहचाना हुआ था। उसका संभावित विकास का क्षेत्र कहाँ है? वैसे संभावित उपलब्धि का क्षेत्र कहाँ है? संभावित उपलब्धि का क्षेत्र मतलब उपलब्धि का क्षेत्र कहाँ है? वहां संभावित क्षेत्र हमने पता किया था। अब यहाँ पे हम ये क्षेत्र पता करेंगे किसका? उपलब्धि का क्षेत्र। उपलब्धि का क्षेत्र पता करेंगे, वो उपलब्धि का क्षेत्र जो है उसी से बच्चे का क्या करेंगे? विकास करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए, और किसी कोई प्रश्न? और किसी कोई प्रश्न? चलिए, प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। सर, इसे पोटेंशियल डेवलपमेंट भी कहते हैं क्या? हाँ, कहते हैं ना, पोटेंशियल डेवलपमेंट भी। पोटेंशियल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया नहीं, वो पोटेंशियल डेवलपमेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं। पोटेंशियल डेवलपमेंट भी होता है। कहाँ उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ था, ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया है, और ये वाली एरिया में बच्चे का जो है, यहाँ मैंने बताया हुआ था, ये जहाँ पे जितना बच्चा जो है, जितना बच्चा टीचर ने इसके फोल्डिंग कराया था, यहाँ तक तो बच्चा यहाँ तक सीख रहा था। बच्चा ये यहाँ तक सीखा हुआ था उसने, और यहाँ बच्चा ये इतने एरिया को बच्चे ने थोड़ा सा खींच करके अपने से सीख लिया। ये वाले एरिया को बच्चे ने अपने से खींच करके सीख लिया। अब यहाँ से इसको हम बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, यानी अगर 80% तक बढ़ाना है तो ये वाली टीचर को, ये वाले को हम क्या कर रहे हैं? एमकेओ के जरिए और इसके फोल्डिंग के जरिए,
इसके फोल्डिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो जो हम एरिया बढ़ा रहे हैं यहां से यहां तक जो पहुंचा रहे हैं, ये इसकी पोटेंशियल है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल क्षमता, पोटेंशियल एबिलिटी, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एबिलिटी। अब पोटेंशियल एबिलिटी का मतलब क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे एक रबर है, उस रबर को कितना तानोगे आप, कितना तानोगे तो उतना ही तनेगा ना, जितना, अगर आप उससे ज्यादा तानोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। एक रबर है, उस रबर को अगर तानोगे, तान करके बढ़ाओगे तो जितना उसकी क्षमता होगी उतना ही तनेगा, उसके बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। पहले में तो एकदम इजी से तनेगा, जितना वो तन सकता है, यानी उसकी जो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर दिखता है, उसका स्ट्रक्चर गोल सा ऐसा दिखता है, तो क्या है, वो उसकी ये वाली है, यहां से यहां तक दिखेगी ये वाली। अब उसको तानोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो यहाँ से ये वाली क्षमता होगी, यानी वो अपने से उतना तन सकता है। बट जब अब आप और तानने की कोशिश करोगे, उसमें आप बताओगे, कोई स्ट्रेटेजी बताओगे, इसको इस तरह से तानेंगे तो वो जब तानेंगे, उसको खींचेंगे तो ये वाली एरिया बनेगी यहाँ तक। अब वही उसकी क्या होगी, वही लास्ट उसकी पोटेंशियल होगी, वही उसकी लास्ट, भाई अब इसके बाद मेरे पास क्षमता नहीं, खत्म, ये खत्म। तो ये इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे पोटेंशियल, जो लास्ट तक पहुंच सकता है बियॉन्ड। अब उसके बाद उसके पास ना तो क्षमता रह गई, ना तो शक्ति रह गई, उसके बाद वो नहीं जा सकता है, चाहे आप वहां एमके लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ, उसके बाद वो नहीं जा सकता। तो उसी को कहते हैं उसकी पोटेंशियल क्षमता। अब यह हर बच्चों में अलग अलग तरीके से होती है, हर बच्चे, चाहे वो ये बच्चा, सभी बच्चों को मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था, सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार की पोटेंशियल जो है लेवल होती है, और अपने तरह से बढ़ सकता है। मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये बच्चा, सभी बच्चे अलग अलग बताए हुए थे, तो उनकी शक्ति अलग अलग होती है। आया समझ में? सुगना, माइक ऑन करके बोलो। यस सर, आ गया। ओके, चलिए, ये पोटेंशियल एबिलिटी मैंने वहां छोड़ दिया था, मैंने लिखा नहीं था, वो मेरे को बताना था, आपने पूछ लिया, थैंक यू। चलिए, तो होप सभी को समझ में आया होगा, सभी ने बहुत अच्छी तरह से किया होगा। तो यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को।